पॉलीमॉर्फिज्म हम पढ़ रहे थे और पॉलीमॉर्फिज्म में कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को कंप्लीट कर लिया था। आज हम रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को देखने वाले हैं और हमें पता है कि रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम वर्चुअल फंक्शन का यूज करेंगे। तो वर्चुअल फंक्शन पढ़े उससे पहले कुछ बेसिक चीजें वापस से रिकैप कर लेते हैं कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म कितने तरह का होता है, बाइंडिंग क्या होता है और ऑब्जेक्ट पॉइंटर क्या होता है। तो अगर हम पॉलीमॉर्फिज्म की बात करें, अगर हम पॉलीमॉर्फिज्म की बात करें तो पॉलीमॉर्फिज्म का सिंपल सा मतलब होगा कि इफ एन एंटिटी बिहेव्स इन सेवरल फॉर्म्स। क्योंकि हमारे पास कोई एक एंटिटी है और वो एंटिटी एक से ज्यादा फॉर्म में अगर बिहेव कर रही है तो वो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, वो पॉलीमॉर्फिज्म हो जाएगा। अब एंटिटी का मतलब सिंपल सा ये होता है कि जिसकी कुछ प्रॉपर्टीज हो और जिसके कुछ बिहेवियर हो। ठीक है, जिसकी कुछ प्रॉपर्टीज हो और जिसके कुछ बिहेवियर हो उसको हम क्या बोलेंगे, एंटिटी। और जनरली जो एंटिटी होती है वो हमेशा कोई ना कोई नाउन ही होता है, हमेशा क्या होगा, कोई ना कोई नाउन ही होगा। और अगर वो नाउन है तो उस नाउन की प्रॉपर्टीज भी होगी और उसका बिहेवियर भी होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन है हमारे पास, ठीक है, अब ये पर्सन है तो इस पर्सन की कुछ प्रॉपर्टीज भी होगी और इस पर्सन के कुछ बिहेवियर भी होंगे। फॉर एग्जाम्पल कि पर्सन है तो पर्सन का नेम होगा, इसका एड्रेस होगा, ठीक है, इसके मोबाइल नंबर होंगे। अगर ये स्टूडेंट है ये पर्सन तो इसके रोल नंबर होंगे, इसके मार्क्स होंगे तो परसेंटेज होगी। तो ये सारे के सारे क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज है। और अगर बिहेवियर की बात करें, कोई भी पर्सन है उसके बहुत सारे बिहेवियर हो सकते हैं। जैसे अगर वो पढ़ाई कर रहा है तो इन सारी चीजों में हमें डेटा इंसर्ट करवाना है तो उसका एक बिहेवियर ये हो सकता है कि हमें डेटा क्या करना है, सेट करना है। अगर इस डेटा को हमें प्रिंट करवाना है तो हमारे पास एक बिहेवियर ये हो सकता है कि शो डेटा हो सकता है। अगर हमें रिजल्ट कैलकुलेट करना है तो कैलकुलेट रिजल्ट हो सकता है। तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि जितनी भी प्रॉपर्टीज होती है वो जनरली मेंबर वेरिएबल होते हैं और जितने भी बिहेवियर होते हैं वो जनरली मेंबर फंक्शन होते हैं। तो एक एंटिटी है, एक से ज्यादा फॉर्म में बिहेव कर रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे, पॉलीमॉर्फिज्म बोलेंगे। अगर एंटिटी की बात करें तो मान लो कोई भी एक पर्सन है, लेट्स से रमेश है, रमेश एक एंटिटी है। अब जो ये एंटिटी है ये एक से ज्यादा फॉर्म में बिहेव करेगी। जैसे रमेश सन के रोल में भी हो सकता है, रमेश फादर के रोल में भी हो सकता है, रमेश हस्बैंड के रोल में भी हो सकता है और रमेश एम्प्लॉय के रोल में भी हो सकता है। एक एंटिटी है हमारे पास, रमेश एक से ज्यादा फॉर्म में बिहेव कर रही है। किसी के लिए वो सन के रोल में है, किसी के लिए वो फादर के रोल में है, किसी के लिए हस्बैंड के रोल में है और किसी के लिए वो एम्प्लॉय के रोल में है। तो एक एंटिटी है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट एक से ज्यादा फॉर्म में क्या कर सकती है, बिहेव कर सकती है। तो वो किसका बेस्ट एग्जाम्पल हो जाएगा, पॉलीमॉर्फिज्म का बेस्ट एग्जाम्पल हो जाएगा। अगर हम प्रोग्रामिंग के कंटेक्स्ट से देखें तो मान लो हमें कोई फिगर ड्रॉ करना है। अब फिगर ड्रॉ करना है तो उसके लिए हमने एक ड्रॉ नाम का फंक्शन बना दिया। क्या करना है, हमें कोई भी फिगर ड्रॉ करना है उसके लिए ड्रॉ नाम का फंक्शन बना दिया। अभी ड्रॉ नाम का फंक्शन कौन सा वाला फिगर ड्रॉ करेगा, वो डिपेंड करेगा कि हम इसमें आर्गुमेंट में क्या सप्लाई कर रहे हैं। जैसे अगर हमें सर्कल ड्रॉ करवाना है तो सर्कल ड्रॉ करवाने के लिए जो भी नेसेसरी आर्गुमेंट होगा वो अगर हम पास करेंगे तो ये हमें सर्कल ड्रॉ करके दे देगा। अगर हमें लाइन ड्रॉ करवानी है तो हम लाइन के लिए जो जरूरी पैरामीटर है वो हम पास कर देंगे। अगर हमें स्क्वायर ड्रॉ करवाना है तो ये हमें स्क्वायर ड्रॉ करके दे देगा। तो एक हमारे पास फंक्शन था ड्रॉ और वो एक से ज्यादा शेप क्या कर सकता है, वो ड्रॉ करने में कैपेबल है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जाम्पल हो जाएगा। अब एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, ये जो पॉलीमॉर्फिज्म का कंसेप्ट होता है, ये पॉलीमॉर्फिज्म का जो कंसेप्ट होता है वो टोटली किस पे बेस्ड होता है, बाइंडिंग पे। किस पे बेस्ड होता है, बाइंडिंग पे।
और बाइंडिंग का सिंपल सा मतलब होता है लिंकिंग। किसकी? फंक्शन कॉल की फंक्शन डेफिनेशन के साथ। ठीक है, फंक्शन कॉल की फंक्शन डेफिनेशन के साथ में जो लिंकिंग है उसे हम क्या बोलेंगे? यहां पर बाइंडिंग बोलेंगे। अब हमें यह पता है कि जहां से फंक्शन को कॉल किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? कॉलिंग फंक्शन। क्या बोलेंगे उसको? कॉलिंग फंक्शन। और जहां पर फंक्शन की डेफिनेशन लिखी हुई होती है उसको हम बोलते हैं कॉल्ड फंक्शन। तो जैसे ही कॉलिंग स्टेटमेंट एनकाउंटर होगा, इमीडिएटली प्रोग्राम का कंट्रोल कहां ट्रांसफर होगा? इसे हम क्या बोलेंगे? यहां पर लिंकिंग। की कॉलिंग फंक्शन की कॉल्ड फंक्शन के साथ क्या होगी? लिंकिंग हो गई कि एग्जीक्यूशन के टाइम पे जैसे ही स्टेटमेंट आएगा तो मुझे कहां ट्रांसफर होके जाना है। अब ये जो लिंकिंग है, ये लिंकिंग दो तरह की होती है। पहली जो है उसको हम बोलते हैं कंपाइल टाइम, और दूसरे नंबर पे हमारे पास रन टाइम। ठीक है, किस फंक्शन कॉल के रेस्पेक्ट में कौन सा वाला फंक्शन कॉल होना है, अगर इस बात का डिसीजन कंपाइल टाइम पे ले लिया जाए तो वो कंपाइल टाइम बाइंडिंग हो जाएगी, और किस फंक्शन कॉल के रेस्पेक्ट में कौन सा वाला फंक्शन एग्जीक्यूट होना है इस बात का डिसीजन ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम लिया जाए, या कंपाइल टाइम पे ये डिसाइड ना किया जा सके कि किस फंक्शन कॉल के रेस्पेक्ट में कौन सा वाला फंक्शन कॉल होना है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? यहाँ पर रन टाइम बाइंडिंग। अब तक हमने जितना भी कंसेप्ट देखा है वहां पर हर जगह क्या हो रहा था? कंपाइल टाइम बाइंडिंग हो रही थी, रन टाइम का कोई रोल था ही नहीं। रन टाइम का रोल शुरू होता है वर्चुअल फंक्शन से। अब तक कंपाइलेशन पे ये डिसाइड हो जाता था कि किस फंक्शन कॉल के रेस्पेक्ट में कौन सा वाला फंक्शन कॉल होना है। अगर मैं एक एग्जांपल से इस बात को समझाऊं तो आप यूं समझिए कि सपोज करो हमने कोई फंक्शन बना रखा है जिसका नाम है शो। अब इस शो फंक्शन की के अंदर क्या कोड लिखा हुआ है हम इस बात में इंटरेस्टेड नहीं है। ऐसे हमारे पास एक फंक्शन है डिस्प्ले, और मान लो ऐसे एक और फंक्शन हमारे पास जिसको हमने बोला है फन। ये तीन यूजर डिफाइंड फंक्शन हमने बनाए, शो, डिस्प्ले और फन। मेन फंक्शन में हमने कुछ कोड लिखा हुआ है, मान लो सी आउट में हमने जनरली एक हेलो प्रिंट करवाया है। फिर हमने डिस्प्ले, फिर लिखा हमने फन, और उसके बाद हम लिखा हमने शो। इस तरीके से लिखा हुआ है। अब जैसे हम इसको कोड को कंपाइल करेंगे तो कंपाइलेशन के टाइम पे डिसाइड हो जाएगा कि किस फंक्शन कॉल के रेस्पेक्ट में कौन सा वाला फंक्शन कॉल होना है। इस स्टेटमेंट को देख के हमें पता चल रहा है कि ये कौन सा स्टेटमेंट है? कॉलिंग स्टेटमेंट, कॉलिंग फंक्शन। ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा? कॉलिंग फंक्शन, और ये भी क्या है हमारे पास? कॉलिंग फंक्शन। यहाँ पर शो फंक्शन की डेफिनेशन लिखी हुई है तो ये कॉल्ड फंक्शन के रोल में है। यहाँ डिस्प्ले की डेफिनेशन लिखी हुई है तो ये यहाँ पर कॉल्ड फंक्शन के रोल में है, और यहाँ पर फन फंक्शन की डेफिनेशन लिखी हुई है तो ये यहाँ पर कॉल्ड फंक्शन के रोल में है। अब जैसे ही कंपाइल टाइम पे इस वाले स्टेटमेंट को कंपाइलर देखेगा, उसी टाइम पे ये डिसाइड किया जाएगा कि जैसे ही एग्जीक्यूशन के टाइम पे मेरे को यहां पर आऊं तो उस टाइम पे मुझे कहां ट्रांसफर होना है। तो ये कॉलिंग स्टेटमेंट है, इस कॉलिंग स्टेटमेंट को कॉल्ड फंक्शन के साथ क्या की जाएगी? इसकी मैपिंग की जाएगी, और ये सारा का सारा काम कब किया जाएगा? कंपाइल टाइम पे। तो यहां पर देखा जाएगा कि क्या डिस्प्ले है यहाँ पर? यस, डिस्प्ले है, तो इसके साथ क्या हो जाएगी? मैपिंग हो जाएगी। तो जैसे ही रन टाइम पे डिस्प्ले के पास आएगा, सीधा कंट्रोल किसके पास जाएगा? डिस्प्ले के पास। उसके बाद डिस्प्ले की बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा। जैसे ही डिस्प्ले फंक्शन का एंड ब्रेसेस एनकाउंटर होगा, उसी टाइम पे इमीडिएटली प्रोग्राम का कंट्रोल वापस से कहां जाता है? कॉलिंग स्टेटमेंट के पास आ जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ पर फन, तो ये इसके साथ मैप हो जाएगा। यहाँ पर हमने लिख रखा है शो, तो ये किसके साथ मैप हो जाएगा? शो के साथ मैप हो जाएगा। तो ये सारा का सारा काम कब हो जाता है? कंपाइल टाइम पे हो जाता है। तो किस फंक्शन कॉल के रेस्पेक्ट में कौन सा वाला फंक्शन कॉल होना है, इस बात का डिसीजन कंपाइल टाइम पे ले लिया जाए तो वो कंपाइल टाइम बाइंडिंग हो जाएगी, और ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम लिया जाए, या कंपाइल टाइम पे हम इतने कैपेबल नहीं है कि ये डिसाइड कर सके, तो उसको हम क्या बोल देंगे? रन टाइम बाइंडिंग बोल देंगे। अब कभी कभी आप
कंपाइल टाइम जो बाइंडिंग होती है, कंपाइल टाइम बाइंडिंग को ही हम अर्ली बाइंडिंग भी बोलते हैं। अर्ली बाइंडिंग का मतलब कि एग्जीक्यूशन से पहले डिसाइड हो जाता है, इसलिए इसको हमने क्या बोल दिया यहाँ पर, अर्ली बाइंडिंग। और कभी कभी हम इसको स्टैटिक बाइंडिंग भी बोलते हैं। ऐसे ही जो हमारे पास रन टाइम बाइंडिंग जो होती है, रन टाइम बाइंडिंग को हम लेट बाइंडिंग भी बोलते हैं, क्योंकि कंपाइल टाइम पे डिसाइड न होके वेट करना पड़ता है कब तक, एग्जीक्यूशन के टाइम तक, तो हम इसको क्या बोलेंगे यहाँ पर, लेट बाइंडिंग। और कभी कभी हम इसको डायनेमिक बाइंडिंग भी बोल देते हैं। एक ही बात है, आप रन टाइम बाइंडिंग बोले, लेट बाइंडिंग बोले या फिर डायनेमिक बाइंडिंग बोले, लेकिन जो पॉलीमॉर्फिज्म का जो कंसेप्ट है वो टोटली किस पे बेस्ड होता है, बाइंडिंग पे बेस्ड होता है। तो पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है ये बात हमने देख ली, बाइंडिंग क्या होता है ये बात हमने देख ली। अब हम पॉलीमॉर्फिज्म की बात करते हैं कि ये कितने तरह का होता है, या हम यूं कहें कि पॉलीमॉर्फिज्म को कितने तरीके से अचीव किया जा सकता है। अगर हम टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म की बात करें, जो हमने लास्ट क्लास में भी देखा था ये डायग्राम, तो दो तरह का पॉलीमॉर्फिज्म होता है, एक कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और दूसरा हो जाएगा हमारे पास रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। अगर कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को प्रैक्टिकली अचीव करने की बात करें तो प्रैक्टिकली अचीव करने के दो तरीके हमारे पास, पहला है फंक्शन की ओवरलोडिंग और दूसरा हमारे पास ऑपरेटर की ओवरलोडिंग। फंक्शन की ओवरलोडिंग और ऑपरेटर की ओवरलोडिंग। और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव करने का एक ही तरीका हमारे पास, और वो होता है हमारे पास वर्चुअल फंक्शन। क्या हो जाएगा हमारे पास, वर्चुअल फंक्शन। हालांकि वर्चुअल फंक्शन पढ़ने के बाद हम एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस भी देखेंगे, और C++ में एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के लिए हमारे पास प्योर वर्चुअल फंक्शन होना चाहिए। तो वो वर्चुअल फंक्शन समझने के बाद में ही वो चीज़ समझ में आएगी कि प्योर वर्चुअल फंक्शन क्या होगा। जब हमने कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ा था तो हमने फंक्शन की ओवरलोडिंग और ऑपरेटर की ओवरलोडिंग को बड़े धूमधाम से देख लिया था। अब एक चीज जो हमने पहले डिस्कस कर ली थी, वापस एक बार रिकैप कर लेते हैं कि ऑब्जेक्ट पॉइंटर क्या होता है। ठीक है, पॉइंटर के बारे में हमें बहुत अच्छे से पता है कि एक स्पेशल टाइप का वेरिएबल होता है, स्पेशल टाइप का वेरिएबल होता है, एंड दैट यूज फॉर स्टोर एड्रेस। ठीक है, और एड्रेस को हम मेमोरी लोकेशन भी बोल सकते हैं। तो हम यूं कहें कि एक वेरिएबल जो वैल्यू को ना स्टोर करके मेमोरी लोकेशन या एड्रेस को स्टोर करता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, पॉइंटर बोलेंगे। अब अगर पॉइंटर की बात करें तो पॉइंटर को डिक्लेरेशन का एक सिंपल सा सिंटैक्स होता है कि सबसे पहले हम यहाँ पर डेटा टाइप, उसके बाद एस्टेरिस्क सिंबल और उसके बाद पॉइंटर का नेम लिखते हैं। ठीक है, ये पॉइंटर वाले चैप्टर में हमने बहुत डिटेल से पढ़ रखा है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर वर्चुअल फंक्शन का जो कंसेप्ट है वो बिना पॉइंटर के कंप्लीट करवाना पॉसिबल नहीं है, तो वहां पर हमें पॉइंटर की रिक्वायरमेंट होगी। तो जब भी हम कोई पॉइंटर वेरिएबल बनाते हैं तो सबसे पहले हमें लिखना होता है डेटा टाइप, उसके बाद एस्टेरिस्क सिंबल लगाना होता है और उसके बाद पॉइंटर वेरिएबल का नेम लिखना होता है। वो जैसे नॉर्मल वेरिएबल बनाते हैं वैसे यहाँ पर पॉइंटर वेरिएबल बनाना होता है। आइडेंटिफायर का रूल्स सेम होता है, फर्क सिर्फ इतना सा होता है कि यहाँ पर नाम से पहले हम क्या लगा देते हैं, एस्टेरिस्क सिंबल लगा देते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल हमने डेटा टाइप लिखा है इंट एस्टेरिस्क एंड ptr1। एक हमने यहाँ पर लिखा है केयर एस्टेरिस्क ptr2 और एक हमने यहाँ पर लिखा फ्लोट एस्टेरिस्क ptr3। अब एक चीज हमेशा ध्यान में रखना कि पॉइंटर भले ही किसी भी टाइप का हो, आइदर इंट, केयर, फ्लोट, ठीक है, उसका जो मेमोरी कंजम्पशन होता है वो सबका इक्वल होता है।
मतलब मेमोरी कंजम्पशन के टाइम पे इस डेटा टाइप का कोई रोल नहीं होता है। अगर हम 16 बिट कंपाइलर की बात करें तो वहां पर पॉइंटर 2 बाइट मेमोरी ऑक्यूपाई करता है, और अगर हम 32 बिट कंपाइलर की बात करें तो वहां पर हमारा जो पॉइंटर वेरिएबल है वो 4 बाइट मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा। आप यूं कह लीजिए कि जितना डेटा अनसाइंड इंटीजर को चाहिए, मतलब जितनी मेमोरी अनसाइंड इंटीजर को स्टोर करने के लिए चाहिए उतनी मेमोरी पॉइंटर को स्टोर करने के लिए चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि जब पॉइंटर हमेशा ही सेम साइज लेता है चाहे किसी भी टाइप का हो, तो फिर उसके आगे डेटा टाइप लगाने का क्या मतलब है? तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि ptr1 के अंदर जो एड्रेस लिखा जाएगा वो किस टाइप के मेमोरी ब्लॉक का होगा, ptr2 के अंदर जो एड्रेस लिखा जाएगा वो किस टाइप के मेमोरी ब्लॉक का होगा, ptr3 के अंदर जो एड्रेस लिखा जाएगा वो किस टाइप के मेमोरी ब्लॉक का होगा। मतलब ptr1 जिस मेमोरी ब्लॉक को पॉइंट करेगा वो मेमोरी ब्लॉक किस टाइप का होगा, इंट टाइप का। ptr2 जिस मेमोरी ब्लॉक को पॉइंट करेगा वो कैरेट टाइप का होगा, और ptr3 जिस मेमोरी ब्लॉक को पॉइंट करेगा वो मेमोरी ब्लॉक किस टाइप का होगा, फ्लोट टाइप का होगा। तो इसको पढ़ने का तरीका क्या होता है, पॉइंटर टू इंट। क्या हो जाएगा, पॉइंटर टू इंट। इसको हम कैसे पढ़ेंगे, पॉइंटर टू कैर, और इसको हम कैसे पढ़ेंगे, पॉइंटर टू फ्लोट। पॉइंटर टू फ्लोट कि ऐसा पॉइंटर जो किसको पॉइंट कर रहा है, इंट टाइप के ब्लॉक को, ऐसा पॉइंटर जो किसको पॉइंट कर रहा है, कैरेट टाइप के ब्लॉक को, और ऐसा पॉइंटर जो किसको पॉइंट कर रहा है, यहां पर फ्लोट टाइप के ब्लॉक को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट पॉइंटर की जब भी हम बात करेंगे तो ऑब्जेक्ट पॉइंटर की सिंपल सा मीनिंग ये होता है कि जैसे हम सिमिलर टू क्रिएटिंग pointer to primitive type, we can also create pointer to non-primitive type। इन सारी चीजों में हम बहुत कंफर्टेबल है पहले से ही कि प्रिमिटिव टाइप क्या होते हैं, नॉन प्रिमिटिव टाइप क्या होते हैं। ऐसे डेटा टाइप जो हमें रेडीमेड मिलते हैं, जिसको हम कभी कभी बिल्ट इन डेटा टाइप भी बोलते हैं, उनको हम बोलेंगे प्रिमिटिव। और ऐसे डेटा टाइप जिन्हें हम हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग तैयार करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर नॉन प्रिमिटिव बोलते हैं। जैसे आपका कैर इंट फ्लोट डबल है, वो किस कैटेगरी में जाएंगे, यहाँ पर प्रिमिटिव की कैटेगरी में जाएंगे। और C++ का जो स्ट्रक्चर है और C++ की जो क्लास है, ये दोनों किस कैटेगरी में रहते हैं, हमारे पास नॉन प्रिमिटिव की कैटेगरी में रहते हैं। तो यहां पर ये बोला है कि जैसे आप प्रिमिटिव टाइप के लिए पॉइंटर क्रिएट करते हो, वैसे आप नॉन प्रिमिटिव के लिए भी क्या कर सकते हो, पॉइंटर क्रिएट कर सकते हो। जैसे अभी हमने देखा था कि अगर हमने लिखा इंट एस्ट्रिक ptr, तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, पॉइंटर टू इंट। ऐसे ही मान लो हमने एक क्लास बनाई डेमो, ठीक है। अब इस क्लास में क्या है, हम इस बात में इंटरेस्टेड नहीं कि क्लास में क्या रखा हुआ है, हमें कंसेप्ट समझना है ऑब्जेक्ट पॉइंटर। और मान लो हमने लिखा डेमो एस्ट्रिक पी, तो फिर इसको कैसे पढ़ेंगे, पॉइंटर टू डेमो। इसको कैसे पढ़ेंगे, पॉइंटर टू डेमो, कि ऐसा पॉइंटर जो किस टाइप के मेमोरी ब्लॉक को स्टोर करेगा, डेमो टाइप का मेमोरी ब्लॉक। और डेमो क्या है यहाँ पर, क्लास। तो जो भी क्लास टाइप का वेरिएबल होता है, द वेरिएबल ऑफ टाइप क्लास इज नोन एज ऑब्जेक्ट। तो ऐसा पॉइंटर जो डेमो टाइप के ब्लॉक को पॉइंट करेगा, अब डेमो टाइप का ब्लॉक जब बनेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट। तो ऐसा पॉइंटर जो किसी ऑब्जेक्ट को अगर पॉइंट कर रहा है तो उस पॉइंटर को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर ऑब्जेक्ट पॉइंटर बोलेंगे। तो अगर हम आगे स्टेटमेंट लिखते हैं कि p असाइन एड्रेस ऑफ d, दैट मीन्स ये पॉइंटर वेरिएबल p है जो किसको पॉइंट करेगा, d ब्लॉक को पॉइंट करेगा। d किस टाइप का ब्लॉक है, डेमो टाइप का ब्लॉक है। डेमो क्या है यहाँ पर, क्लास।
क्लास टाइप का जो वेरिएबल बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट। तो एक ऐसा पॉइंटर जो किसको पॉइंट कर रहा है, ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, तो उसको हम बोलते हैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट पॉइंटर। तो आई होप इन चारों कंसेप्ट में अब हमें कोई दिक्कत नहीं है। पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, कितने तरह का होता है, बाइंडिंग का कंसेप्ट क्या है, और ऑब्जेक्ट पॉइंटर क्या होता है। ठीक है, देखो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को जब हमने इंप्लीमेंट किया था, तो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव करने के दो तरीके हमारे पास थे। पहला था फंक्शन की ओवरलोडिंग और दूसरा था ऑपरेटर की ओवरलोडिंग। फंक्शन की ओवरलोडिंग में हमने देखा था कि एक से ज्यादा फंक्शन है जिनका नाम सेम है, लेकिन उनके आर्ग्यूमेंट में अगर फर्क है तो वो फंक्शन की क्या हो जाएगी, ओवरलोडिंग हो जाएगी। अब हम यहाँ पर बात करेंगे फंक्शन की ओवरराइडिंग की, क्योंकि बिना फंक्शन की ओवरराइडिंग के वर्चुअल फंक्शन नहीं लिखे जा सकते या वर्चुअल फंक्शन के कंसेप्ट को हम नहीं समझ सकते। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि फंक्शन की ओवरराइडिंग क्या होती है। एक और बात आप ध्यान रखोगे कि फंक्शन ओवरराइडिंग तभी पॉसिबल है जब आपके पास इनहेरिटेंस हो रहा हो, मतलब बिना बेस और डिराइव्ड क्लास के आप ओवरराइडिंग नहीं कर सकते। हालांकि फंक्शन की ओवरलोडिंग में ऐसी कोई शर्त नहीं होती है। फंक्शन की ओवरलोडिंग बिना क्लास एंड ऑब्जेक्ट के भी हो जाएगी, एक क्लास के अंदर भी हो जाएगी, वहां पर इनहेरिटेंस की हमें रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लेकिन फंक्शन ओवरराइडिंग में इनहेरिटेंस होना ही चाहिए। तो ये तीन सिमिलर वर्ड है जो हमें अक्सर कंफ्यूज करते हैं, तीनों को समझ लेते हैं। सबसे पहले नंबर पे आता है फंक्शन ओवरलोडिंग, दूसरे नंबर पे है फंक्शन हाइडिंग और तीसरे नंबर पे है फंक्शन ओवरराइडिंग। ठीक है, फंक्शन ओवरलोडिंग प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट किया जा सकता है, फंक्शन ओवरराइडिंग प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट किया जा सकता है, फंक्शन हाइडिंग हमेशा एरर होती है। ठीक है, कि जब भी फंक्शन हाइडिंग होगी वो हमेशा क्या होगी, एरर होगी। अब फंक्शन हाइडिंग, ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग में फर्क क्या होता है, ये बात हम समझते हैं। देखो मल्टीपल फंक्शन विथ सेम नेम। ठीक है, एक से ज्यादा फंक्शन है जिनका नाम क्या है, सेम है, लेकिन नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट, टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट या सीक्वेंस ऑफ आर्ग्यूमेंट। एक से ज्यादा फंक्शन जिनका नाम सेम है, लेकिन या तो उनके नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट में क्या होना चाहिए, फर्क होना चाहिए। अगर नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट में फर्क नहीं है तो उनके टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट में क्या होना चाहिए, फर्क होना चाहिए। अगर टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट में भी फर्क नहीं है तो फिर सीक्वेंस ऑफ आर्ग्यूमेंट में क्या होना चाहिए, फर्क होना चाहिए। अगर तीनों में कोई डिफरेंस नहीं है तो फिर वो फंक्शन की ओवरलोडिंग नहीं हो सकती। तो फंक्शन की ओवरलोडिंग के लिए एक से ज्यादा फंक्शन जिनका नाम क्या है, सेम है, लेकिन या तो नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट अलग होने चाहिए उनमें, या टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट अलग होने चाहिए, या फिर सीक्वेंस ऑफ आर्ग्यूमेंट अलग होने चाहिए। क्या मतलब है इनका, मैं एक बार ब्रीफली बता देता हूं कि मान लो आपके पास एक डेमो नाम से फंक्शन है, ठीक है, और यहां पर आपने लिखा कैश। ये तीन फंक्शन हमने एक साथ लिखे, तो क्या ये फंक्शन की ओवरलोडिंग है या नहीं। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि एक से ज्यादा फंक्शन, क्या नाम सेम है, यस, एक से ज्यादा फंक्शन है, तीन फंक्शन है और तीनों का नाम सेम है, डेमो, डेमो और डेमो। अब हम चेक करेंगे कि क्या नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट अलग है क्या। यहाँ पर देखो नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट 1, यहाँ पर नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट 2, यहाँ पर नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट 3, यस बिल्कुल अलग अलग है। इसमें ये एक आर्ग्यूमेंट लेगा, ये दो आर्ग्यूमेंट, ये तीन आर्ग्यूमेंट, तो बाकी दोनों को हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, हम सीधा कह सकते हैं कि यस
ये वैलिड कॉम्बिनेशन है फंक्शन की ओवरलोडिंग के लिए। अगर टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट की बात करूं तो मान लो हमने डेमो फंक्शन लिया और यहां पर हमने लिखा है कैर, एक और डेमो फंक्शन लिया, यहां पर हमने लिखा है इंट, एक और फंक्शन लिया यहां पर डेमो और यहां पर हमने लिखा है फ्लोट। तो सबसे पहले चेक करो एक से ज्यादा फंक्शन नाम सेम है, यस बिल्कुल नाम सेम है। उसके बाद चेक करो नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट 1 1 1 क्या अलग है, नहीं सेम आ गए। तो आगे बढ़ो, टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट, टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट कैर इंट फ्लोट एक जैसा है या अलग अलग, अलग अलग है, तो ये अलग है तो बिल्कुल ये भी एक वैलिड कॉम्बिनेशन हमारे पास हो जाएगा। यहाँ पर नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट तो क्या है सेम है, लेकिन टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट क्या है अलग है। उसके बाद तीसरा है सीक्वेंस ऑफ आर्ग्यूमेंट, जैसे आपने लिखा void डेमो इंट कॉमा फ्लोट और उसके बाद एक और फंक्शन आपने बनाया डेमो एंड इंट कॉमा फ्लोट एंड यहां पर आपने लिखा है फ्लोट कॉमा इंट। ठीक है, देखो एक से ज्यादा फंक्शन नाम सेम है, यस बिल्कुल नाम सेम है, दोनों का नाम क्या है डेमो है। उसके बाद चेक करो नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट 2, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट 2 क्या अलग अलग है, नहीं ये तो एक जैसे आ रहे हैं, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट दोनों में 2 है। अब देखो टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट, टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट इंट और फ्लोट और दोनों में क्या है इंट और फ्लोट है, तो ये भी मैच नहीं हो रहा। अब सीक्वेंस ऑफ आर्ग्यूमेंट देखो, देखो यहाँ पर सीक्वेंस क्या है इंट के बाद में क्या आ रहा है फ्लोट और यहाँ पर फ्लोट के बाद में क्या है इंट है, क्या ये एक जैसे है या अलग अलग, ये अलग अलग है, तो फिर ये फंक्शन की क्या हो जाएगी ओवरलोडिंग हो जाएंगी। एक चीज इंपॉर्टेंट ध्यान रखना कि फंक्शन की ओवरलोडिंग में फंक्शन का रिटर्न टाइप किसी भी तरह का कोई रोल प्ले नहीं करता है। दैट मीन्स अगर मान लो आपने ऐसा लिखा हुआ है void डेमो इंट और यहां पर आपने लिखा है इंट डेमो इंट और मैं आपसे यूं पूछूं कि ये फंक्शन की ओवरलोडिंग है या नहीं, तो आपका जवाब होना चाहिए नहीं। यहाँ पर कंपाइलर एरर देगा ये फंक्शन की ओवरलोडिंग नहीं है। एक से ज्यादा फंक्शन नाम सेम है, यस नाम सेम है। अब हम आर्गुमेंट की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ आर्गुमेंट 1 1 एक जैसे ही समान, एक समान है, तो आगे बढ़ो। टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट इंट और इंट एक जैसे हैं कि समान, एक समान है, आगे बढ़ो। सीक्वेंस ऑफ आर्गुमेंट, जब आर्गुमेंट एक है तो सीक्वेंस होगी कहां से, तो यहाँ पर उन तीनों कंडीशन में से एक भी कंडीशन यहाँ पर फुलफिल नहीं हो रही है, तो फिर ये फंक्शन की ओवरलोडिंग नहीं है। अब हम यहाँ देखें कि सर इसका तो जो रिटर्न टाइप है वो क्या है void और इसका रिटर्न टाइप क्या है इंट, ये अलग अलग हुआ नहीं। हम सिर्फ इतने से पार्ट को कंसिडर करते हैं, फंक्शन का रिटर्न टाइप फंक्शन की ओवरलोडिंग में किसी भी तरह का कोई रोल प्ले नहीं करता है। हाँ, फंक्शन की ओवरराइडिंग में और वर्चुअल फंक्शन में फंक्शन के रिटर्न टाइप का रोल होता है, लेकिन ओवरलोडिंग में फंक्शन के रिटर्न टाइप का कोई रोल नहीं होता है। तो ये ओवरलोडिंग का कंसेप्ट हमने देख लिया था। अब ओवरराइडिंग और हाइडिंग इनको अपन पैरेलल साथ लेके चलेंगे, क्योंकि हाइडिंग भी तभी होगी जब इनहेरिटेंस होगा और ओवरराइडिंग भी तभी होगी जब इनहेरिटेंस होगा। बिना इनहेरिटेंस के ना फंक्शन की हाइडिंग हो सकती है और ना ही फंक्शन की ओवरराइडिंग हो सकती है। ओवरलोडिंग के लिए जरूरी नहीं है इनहेरिटेंस हो, बिना इनहेरिटेंस के भी ओवरलोडिंग हो सकती है। एक क्लास के अंदर एक से ज्यादा फंक्शन जिनका नाम सेम है, लेकिन उन तीनों सिचुएशन में से किसी एक कंडीशन का क्या होना ट्रू होना कंपलसरी है। अब हम फंक्शन की ओवरराइडिंग की बात करें तो फंक्शन की ओवरराइडिंग में लिखा हुआ है कि फंक्शन ओवरराइडिंग मींस द सेम फंक्शन इज रिटन विथ सेम सिग्नेचर। सेम सिग्नेचर दैट मींस पैरामीटर की लिस्ट और रिटर्न टाइप, यहाँ पर दोनों की बात की जा रही है कि सेम फंक्शन है जो सेम सिग्नेचर के साथ दोनों क्लासेस में अवेलेबल है, मतलब बेस क्लास में भी लिखा हुआ है और डिराइव्ड क्लास में भी लिखा हुआ है, लेकिन डिराइव्ड क्लास का अपना इंप्लीमेंटेशन है और बेस क्लास का अपना इंप्लीमेंटेशन है। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, फंक्शन की ओवरराइडिंग बोलेंगे। तो इस कंसेप्ट में क्या होगा कि हमारे पास एक सेम सिग्नेचर का फंक्शन है, मतलब इवन उसका रिटर्न टाइप भी क्या है सेम है। एक वर्जन तो बैठा है बेस क्लास में, दूसरा वर्जन बैठा है डिराइव्ड क्लास में,
तो वो क्या हो जाएगी, फंक्शन की ओवरराइडिंग हो जाएंगी। लिखा है कि फंक्शन ओवरराइडिंग इज ऑफन यूज्ड इन इनहेरिटेंस टू ओवरराइड द बेस क्लास इंप्लीमेंटेशन ऑफ द फंक्शन टू प्रोवाइड्स इट्स ऑन इंप्लीमेंटेशन। अब ऐसी रिक्वायरमेंट क्या होती है, हमें पता है कि इनहेरिटेंस को हम जब भी यूज करते हैं तो इसका मतलब ये है कि एक काम जो हमने पहले कर लिया उसी को हम वापस से क्या कर ले, रीयूज कर ले। अब यहाँ पर तो ये है कि बेस क्लास में पहले से लिखी हुई है वो फंक्शनलिटी, लेकिन डिराइव्ड क्लास में हमें वापस से क्या चाहिए, वो फंक्शनलिटी चाहिए। ऐसा क्यों, एक एग्जांपल से इस बात को समझते कि मान लो हमें बाइक को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, और बाइक को रिप्रेजेंट करने के लिए ऑब्वियसली बात है हम एक बाइक नाम की क्लास बनाएंगे और उस बाइक नाम की क्लास में जितनी भी प्रॉपर्टीज और बिहेवियर है उन दोनों को हम ले लेंगे। प्रॉपर्टीज का मतलब जितने भी मेंबर वेरिएबल है वो सारे हम ले लेंगे, और बिहेवियर का मतलब जितने भी मेंबर फंक्शन हमें चाहिए होंगे वो उस बाइक नाम की क्लास में हम ले लेंगे। अब उन्हीं मेंबर फंक्शन में से एक मेंबर फंक्शन था हमारे पास चेंज गियर के नाम से। किस नाम से, चेंज गियर के नाम से। बात को ध्यान से समझना कि बाइक क्लास को जब हमने इंप्लीमेंट किया तो उसकी एक फंक्शनलिटी थी चेंज गियर के नाम से। इसका मतलब क्या है कि चेंज गियर जो फंक्शन है उसके अंदर कोड लिखा हुआ है कि बाइक में गियर कैसे चेंज होते हैं। बाइक क्लास थी, गियर नाम, चेंज गियर नाम की फंक्शनलिटी थी, सब कुछ काम स्मूथली चल रहा था। अब हमें स्पोर्ट्स बाइक को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। अब स्पोर्ट्स बाइक को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो एक तरीका तो यह है कि स्पोर्ट्स बाइक के लिए अलग से ही पूरी क्लास बना दो, लेकिन कुछ सिमिलरिटी है। बाइक और स्पोर्ट्स बाइक में बहुत सारी चीजें क्या है, सेम है, कुछ चीजें इसमें अलग है और कुछ चीजें इसमें अलग है। या हम यूं कहें कि स्पोर्ट्स बाइक इज ए काइंड ऑफ बाइक। ये तो बात हुई यहां पर कि जो स्पोर्ट्स बाइक है वो एक तरीके की बाइक का ही तो क्या है, एग्जाम्पल है। जब वो एक तरीके की बाइक ही है तो उस केस में हम स्पोर्ट्स बाइक को सेपरेट अलग से इंप्लीमेंट ना करके बाइक क्लास से प्रॉपर्टीज को हम क्या कर लेते हैं, एक्वायर कर लेंगे। अब जब बाइक क्लास से प्रॉपर्टीज एक्वायर की वाया इनहेरिटेंस, तो यहां पर कौन बैठा था, एक चेंज गियर नाम का फंक्शन था। तो वो चेंज गियर फंक्शन भी हमें यहाँ पर स्पोर्ट्स बाइक में मिल जाएगा। लेकिन बाइक और स्पोर्ट्स बाइक दोनों में क्या गियर का मैकेनिज्म एक जैसा होता है? जवाब होगा नहीं। बाइक में जो गियर का मैकेनिज्म है वो अलग है और स्पोर्ट्स बाइक में जो गियर का मैकेनिज्म है वो अलग है। अब ऑब्वियसली जब आपने बाइक क्लास की प्रॉपर्टी को एक्वायर किया तो चेंज गियर आपको यहाँ पर मिला, लेकिन स्पोर्ट्स बाइक में क्या गियर उसी तरीके से चेंज होंगे? जवाब होगा नहीं। तो फिर स्पोर्ट्स बाइक को तो क्या चाहिए, अपनी खुद की फंक्शनलिटी चाहिए जिसमें वो क्या कर सके, गियर को चेंज कर सके। अब आप यूं कह सकते हो कि ऐसा ना करके इसके लिए एक नई अलग से फंक्शन बना दो ना, इसको ओवरराइड करने की कहां जरूरत है, सेम लाने की कहां जरूरत है, अलग से बना दो। जैसे अपडेट गियर नाम से, ठीक है, हमने एक अलग से फंक्शन बना दिया स्पोर्ट्स बाइक में, किस नाम से, अपडेट गियर नाम से। इसका मतलब ये हुआ कि स्पोर्ट्स बाइक में गियर चेंज करने के दो तरीके आ गए हैं। जब आप प्रॉपर्टीज एक्वायर करोगे तो चेंज गियर तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसका खुद का आपने किस नाम से बना दिया, अपडेट गियर के नाम से। तो आप सोच के देखो कि स्पोर्ट्स बाइक में गियर को रिप्रेजेंट करने के लिए दो फंक्शनलिटी हो सकती है? जवाब होगा नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि स्पोर्ट्स बाइक में एक ही तरीके से गियर का इंप्लीमेंटेशन हो सकता है। अब अगर आप अलग से लोगे तो दो फंक्शनलिटी आ जाएगी और जो गलत है। तो करना क्या पड़ेगा आपको, आपको यह करना पड़ेगा कि जब भी स्पोर्ट्स बाइक में गियर चेंज किए जाए तो बाइक में जिस तरीके से गियर चेंज हो रहे थे उसको रोकना है। कि बाइक में गियर चेंज करने का मैकेनिज्म अलग था, उसको रोकना है। और उसको रोकने का केवल और केवल एक तरीका है कि चेंज गियर फंक्शन जैसा आपने बाइक में बनाया था हूबहू कहां बना दो, स्पोर्ट्स बाइक में बना दो। एक एग्जांपल से मैं इस बात को समझाता हूं, अच्छे से क्लियर होगा ये। कि मान लो आपने क्लास बनाई, किस नाम से, बाइक नाम से। अब बाइक क्लास के पब्लिक सेक्शन में आपने एक फंक्शन बना रखा है चेंज गियर नाम से। और यहां पर मैं समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से एक मैसेज लिख रहा हूं
बाइक। अब हमने एक और क्लास बनाई है स्पोर्ट्स बाइक नाम से। स्पोर्ट्स बाइक जो है वो पब्लिक मोड में बाइक क्लास की प्रॉपर्टी को क्या कर रही है, एक्वायर कर रही है। अभी आप इसको इस तरीके से समझिए। अभी अभी हमने ये सीखा था कि बाइक में गियर चेंज होने का मैकेनिज्म अलग होगा, स्पोर्ट्स बाइक में गियर चेंज होने का मैकेनिज्म अलग होगा। मान लो हमने स्पोर्ट्स बाइक का ऑब्जेक्ट बनाया, स्पोर्ट्स बाइक का ऑब्जेक्ट बनाएगा लेट्स से एसपी, और एसपी के रेस्पेक्ट में अगर मैं चेंज गियर को कॉल करूंगा तो कौन सा वाला फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। देखो सबसे पहले कंट्रोल कहां जाएगा, स्पोर्ट्स बाइक के पास जाएगा। स्पोर्ट्स बाइक के पास जाके ढूंढेगा क्या कोई चेंज गियर है, जवाब मिलेगा नहीं, चेंज गियर नहीं है। अब चूंकि इनहेरिटेंस हो रहा है तो फिर बेस क्लास में चेक किया जाएगा कि क्या वहां पर कोई चेंज गियर है, जवाब मिलेगा हाँ यस यहाँ पर चेंज गियर है, और इसके रेस्पेक्ट में वो इस वाले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवा देगा। लेकिन स्पोर्ट्स बाइक में तो गियर चेंज होने का मैकेनिज्म बाइक जैसा नहीं है, तो फिर आपको क्या करना चाहिए कि साहब हम तो यहाँ पर एक अलग से क्या करेंगे, फंक्शनलिटी ऐड करेंगे। तो आपने पब्लिक सेक्शन में एक और फंक्शन बना दिया लेट्स से अपडेट गियर नाम से, अपडेट गियर नाम से, और अपडेट गियर में आपने जो भी कोड लिखा होगा। अब अगर आप इसको एक बार वापस से भूल जाओ और स्पोर्ट्स बाइक का ऑब्जेक्ट बनाया एसपी नाम से, हम स्टेटमेंट लिख रहे हैं एसपी डॉट अपडेट गियर, अपडेट गियर। तो हो क्या रहा है, एसपी के रेस्पेक्ट में हमने अपडेट गियर को कॉल किया तो सबसे पहले कहां जाएगा, स्पोर्ट्स बाइक में जाके चेक करेगा अपडेट गियर है क्या, यस इसे अपडेट गियर मिलेगा, और ये इसको इसके साथ मैप कर देगा। और जैसे ये कॉलिंग स्टेटमेंट एनकाउंटर होगा ये वाला कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब अगर मैं स्टेटमेंट लिख दूं एसपी डॉट चेंज गियर, तो ये पॉसिबल है या नहीं, यस बिल्कुल पॉसिबल है, धूमधाम से पॉसिबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले किसके पास जाएगा, स्पोर्ट्स बाइक के पास, जाके चेक करेगा चेंज गियर है, जवाब मिलेगा नहीं, यहाँ पर चेंज गियर नहीं है, तो फिर कहाँ जाएगा, बेस क्लास में, बेस क्लास में जाके चेक करेगा चेंज गियर है, यस, तो इसको इसके साथ मैप कर देगा। अब आप खुद प्रैक्टिकली सोच के देखो कि स्पोर्ट्स बाइक में गियर चेंज करने के दो मैकेनिज्म हमारे पास आ चुके हैं, वाया चेंज गियर फंक्शन एंड वाया अपडेट गियर फंक्शन। क्या ऐसा होना चाहिए, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और ऐसा ना हो इसके लिए हमें इस स्टेटमेंट को चलने से रोकना है। कौन से वाले को, चेंज गियर। अपडेट गियर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपडेट गियर में तो स्पोर्ट्स बाइक में गियर चेंज करने का मैकेनिज्म यही तो लिखा हुआ है। एसपी ऑब्जेक्ट किसका है, स्पोर्ट्स बाइक का, यही तो हम चाह रहे थे। हमें इस स्टेटमेंट को चलने से रोकना है, और इस स्टेटमेंट को चलने से रोकने का एक ही तरीका है कि जैसे ही ऐसा कोई स्टेटमेंट एनकाउंटर हो कंट्रोल को यहां पर जाने से ही रोक दिया जाए। और कंट्रोल यहां पर जाने से अगर रोकना है तो हमें सेम ऐसा का ऐसा फंक्शन कहां पर लेके आना पड़ेगा, स्पोर्ट्स बाइक में लेके आना पड़ेगा। तो मैं यहां से अपडेट गियर का नाम बदल के चेंज गियर कर दूं। क्या किया जा सकता है, यस बिल्कुल किया जा सकता है। तो अब जब अपडेट गियर है ही नहीं हमारे पास तो हमें अपडेट गियर की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो अब ये स्टेटमेंट तो हमारे पास होगा ही नहीं। हमने लिखा एसपी डॉट चेंज गियर, तो जैसे ही होगा तो सबसे पहले कंट्रोल कहां जाएगा, स्पोर्ट्स बाइक में। क्यों, क्योंकि एसपी किस क्लास का ऑब्जेक्ट है, स्पोर्ट्स बाइक का, तो यहां पर जाके चेक करेगा क्या चेंज गियर है, यस, तो इसके रेस्पेक्ट में किसको एग्जीक्यूट कर देगा, इसको एग्जीक्यूट कर देगा। अब यहां पर जो कोड लिखा हुआ होगा उस कोड में स्पोर्ट्स बाइक में कैसे गियर चेंज होते हैं वो वाला कोड होगा, और यहां पर जो कोड होगा वो कोड क्या होगा, गियर चेंज करने का मैकेनिज्म बाइक में कैसे होगा। अब ऑब्वियसली बात है जब स्पोर्ट्स बाइक का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो इस तरीके से गियर चेंज करना चाहोगे, और जब बाइक का ऑब्जेक्ट बनाओगे बाइक बीके एंड लेट्स से बीके डॉट चेंज गियर, डॉट चेंज गियर, तो जब आप बीके के रेस्पेक्ट में चेंज गियर को कॉल करोगे तो बीके किसका ऑब्जेक्ट है, बाइक का, तो सीधा कंट्रोल कहां पर जाएगा, बाइक में जाके ढूंढेगा चेंज गियर है, यस, किसके साथ मैपिंग कर देगा। और आप चाह भी तो ये रहे थे, अरे भाई किस में गियर चेंज करना चाह रहे थे, बाइक में, सीधे किसकी फंक्शनलिटी एग्जीक्यूट हो जाएगी, बाइक की।
किसका गियर चेंज करना चाह रहे थे, स्पोर्ट्स बाइक का, तो इसके रेस्पेक्ट में किसकी फंक्शनलिटी एग्जीक्यूट हो जाएगी, स्पोर्ट्स बाइक की फंक्शनलिटी एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो एक फंक्शन है आपके पास जिसका एक वर्जन तो बेस क्लास में बैठा है और दूसरा वर्जन डिराइव्ड क्लास में बैठा है। अगर ऐसा कहीं पर भी है तो ये मेथड फंक्शन की क्या है, ये ओवरराइडिंग है। फंक्शन की क्या, ओवरराइडिंग। ओवरलोडिंग में एक से ज्यादा फंक्शन जिनका नाम सेम है लेकिन उनके आर्गुमेंट में क्या होता है, फर्क होता है। अब आर्गुमेंट में फर्क 3 तरीके से हो सकता है, लेकिन फंक्शन की ओवरराइडिंग में जिस सिग्नेचर के साथ में वो बेस क्लास में बैठा है हूबहू सिग्नेचर के साथ में कहाँ होना चाहिए, डिराइव्ड क्लास में होना चाहिए। यहाँ पर फंक्शन का जो रिटर्न टाइप है वो भी रोल प्ले करेगा। अगर आपने यहाँ पर वॉइड कर रखा है और यहाँ पर अगर आपने इंट कर रखा है तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। कंपाइल टाइम पे आपको एरर मिल जाएगी कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट की एरर आ जाएगी यहाँ पर कि नहीं ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। तो फंक्शन की ओवरराइडिंग में फंक्शन का रिटर्न टाइप भी रोल प्ले करता है। जिस सिग्नेचर के साथ में वो बेस क्लास में लिखा हुआ है हूबहू सिग्नेचर के साथ में या हूबहू प्रोटोटाइप के साथ में वो कहाँ होना चाहिए, आपके पास स्पोर्ट्स बाइक में भी होना चाहिए। अभी हमारा फंक्शन की हाइडिंग बची हुई है, वो मैं अभी प्रैक्टिकल करवाऊंगा, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ यहाँ पर फंक्शन की हाइडिंग हो रही है या नहीं। कुछ जरूरी हेडर फाइल जो इंक्लूड करनी होती है। एक क्लास बनाई है हमने जिसका नाम हमने रखा है बेस, और बेस क्लास के पब्लिक सेक्शन में हमने एक फंक्शन रखा है लेट से शो नाम से। और शो फंक्शन के अंदर एक सिंपल सा मैसेज हम प्रिंट करवा रहे हैं। हेलो फ्रॉम शो इनसाइड बेस। एक क्लास हमने और बनाई डिराइव्ड नाम से, और डिराइव्ड क्लास पब्लिक मोड में बेस क्लास की प्रॉपर्टी को एक्वायर कर रही है। और यहाँ पर हमने फंक्शन की ओवरराइडिंग की है, तो जिस सिग्नेचर के साथ में वो बेस क्लास में था सेम सिग्नेचर के साथ में हम उसको डिराइव्ड क्लास में लिख रहे हैं। तो यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन जो होगा वो अलग होगा, ये बेस क्लास वाले वर्जन की कोडिंग है और यहाँ पर जो लिखी जाएगी वो डिराइव्ड क्लास वाले वर्जन की कोडिंग लिखी जाएगी। तो यहाँ पर हमने मैसेज दिया है हेलो फ्रॉम शो इनसाइड डिराइव्ड। मैन फंक्शन लिया और मैन फंक्शन में हमने बेस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया लेट से b1 नाम से, और एक डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया d1 नाम से। बेस क्लास का ऑब्जेक्ट b1 है और b1 के रेस्पेक्ट में अगर हम शो को कॉल किया है और फिर d1 के रेस्पेक्ट में शो को कॉल किया है। जब हम b1 के रेस्पेक्ट में शो को कॉल करेंगे तो कौन सा वाला वर्जन एग्जीक्यूट होगा, बेस क्लास वाला वर्जन एग्जीक्यूट होगा, और जब d1 के रेस्पेक्ट में शो को कॉल करेंगे तो डिराइव्ड क्लास वाला वर्जन एग्जीक्यूट होगा। सेव किया, एक बार एग्जीक्यूट करवाते हैं। देखो पहले हेलो फ्रॉम शो इनसाइड बेस और उसके बाद हेलो फ्रॉम शो इनसाइड डिराइव्ड। तो ओवरराइडिंग को एक और एग्जांपल से अपन देखते हैं इसको, कि मान लो अपन ने एक क्लास ली है, क्लास का नाम है बेस। बेस क्लास के पब्लिक सेक्शन में हमने एक फंक्शन लिया है मैसेज दिया है यहाँ पर शो ऑफ बेस। एक फंक्शन यहाँ पर लिया है fun1 और यहाँ पर मैसेज दिया है
fun1 ऑफ बेस। एक और फंक्शन लिया हमने fun2, यहाँ पर लिखा है आउट fun2 ऑफ बेस। अब हम डिराइव्ड क्लास लेते हैं, तो क्लास ली डिराइव्ड क्लास पब्लिक मोड में बेस क्लास की प्रॉपर्टी को एक्वायर कर रही है। मैं उम्मीद करता हूं कि C++ में जो इनहेरिटेंस है वो 3 तरीके से होता है, या तो आप पब्लिक मोड में कर सकते हो, प्राइवेट मोड में कर सकते हो, या फिर आप प्रोटेक्टेड मोड में कर सकते हो। किसका क्या मीनिंग होता है ये हमने इनहेरिटेंस वाले चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है। तो डिराइव्ड क्लास ने बेस क्लास की प्रॉपर्टी को पब्लिक मोड में एक्वायर किया है, और डिराइव्ड क्लास में पब्लिक सेक्शन में हमने यहाँ पर एक फंक्शन लिया है fun1, और fun1 एक इंट टाइप की वैल्यू एज एन आर्ग्यूमेंट ले रहा है। मैसेज प्रिंट करवाया है fun1 ऑफ डिराइव्ड। यहाँ पर हमने शो लिया है, और यहाँ पर मैसेज प्रिंट करवाया है शो ऑफ डिराइव्ड। मैन फंक्शन लिया, और मैन फंक्शन में हम सबसे पहले बेस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया p नाम से, और फिर डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया d नाम से। आगे कुछ स्टेटमेंट लिख रहे हैं हम। b डॉट शो को कॉल किया, फिर हमने d डॉट शो को कॉल किया। नेक्स्ट स्टेटमेंट हम लिख रहे हैं b डॉट fun1, फिर हम स्टेटमेंट लिख रहे हैं d डॉट fun1 10 एज एन आर्गुमेंट पास किया, एंड d डॉट fun1, एंड लास्ट स्टेटमेंट हम लिख रहे हैं b डॉट fun2 एंड 20 एज एन आर्गुमेंट पास किया। ये जो कोड हमने लिखा है, इस कोड से अब हमें फंक्शन ओवरराइडिंग और फंक्शन हाइडिंग दोनों का कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। हालांकि अभी जिस करंट लिखे हुए कोड को अगर आप एग्जीक्यूट करने की कोशिश करोगे तो इसमें एरर आएगी। आप देखते हैं कि ये कोड किस तरीके से एग्जीक्यूट होगा। थोड़ा स्पेस बना लेते हैं। देखो, सबसे पहले बेस क्लास में पब्लिक सेक्शन में आपने 3 फंक्शन लिखे हैं यहाँ पर, शो, fun1 और fun2। सिमिलरली डिराइव्ड क्लास बेस क्लास की प्रॉपर्टी को पब्लिक मोड में एक्वायर कर रही है। पब्लिक मोड में एक्वायर करने का सिंपल सा मतलब ये है कि बेस क्लास के मेंबर जिस विजिबिलिटी मोड के साथ बेस क्लास में है, हूबहू कहाँ पर आ जाएंगे, वो डिराइव्ड क्लास में आ जाएंगे। किसी भी तरह का कोई चेंजेज नहीं होगा। हमें इनहेरिटेंस के केस में ये भी पता होना चाहिए कि प्राइवेट मेंबर आर नेवर इनहेरिटेड। अगर बेस क्लास में प्राइवेट मेंबर है तो वो कभी भी इनहेरिट नहीं होते हैं। बेस क्लास के प्रोटेक्टेड मेंबर डिराइव्ड क्लास में आके भी प्रोटेक्टेड हो जाएंगे अगर हमने पब्लिक मोड में इनहेरिट किया है, और बेस क्लास के पब्लिक मेंबर डिराइव्ड क्लास में आकर भी पब्लिक ही रहेंगे अगर हमने पब्लिक मोड में इनहेरिट किया है। तो यहाँ पर डिराइव्ड क्लास में हमने 2 फंक्शन लिखे हैं, एक fun1 है और दूसरा शो है। अब हमें यहाँ पर यह समझना है कि कहाँ पर ओवरराइडिंग हो रही है और कहाँ पर हाइडिंग हो रही है। देखो,
ओवरलोडिंग तो हो ही नहीं सकती। ओवरलोडिंग का तो सिंपल सा कंसेप्ट होता है कि जितने भी फंक्शन होंगे सेम नाम वाले, वो सिर्फ हमें कहाँ देखने को मिलेंगे, सेम क्लास में। अब वो बेस में हो सकते हैं, वो डिराइव्ड में हो सकते हैं, वो किसी और क्लास में हो सकते हैं, लेकिन मिलेंगे एक क्लास के अंदर मिलेंगे। अगर एक से ज्यादा क्लास में या इनहेरिटेंस वाला अगर कंसेप्ट आ गया तो फिर वहां पर ओवरलोडिंग का कंसेप्ट खत्म हो जाता है। हालांकि एक नजर से आपको यहाँ देख कर ऐसा लग रहा होगा कि नहीं, यहाँ तो ओवरराइडिंग और ओवरलोडिंग दोनों है, लेकिन वो ओवरलोडिंग यहाँ पर नहीं है, ओवरराइडिंग और हाइडिंग वाला कंसेप्ट यहाँ पर है। जैसे ही प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी, सबसे पहले बेस क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा बी, तो ये बेस क्लास का ऑब्जेक्ट बना बी। ठीक है, बेस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना है यहाँ पर बी, और हमें ये भी पता है कि जैसे हम किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं उसी टाइम पे उस ऑब्जेक्ट को मेमोरी मिलती है। कितनी मेमोरी मिलती है? इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल की साइज के सम के बराबर। जब भी किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है तो वो मेमोरी में कितने बाइट मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा? उसके इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल की साइज के सम के बराबर। तो क्या इस बेस क्लास में कोई इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल है? नहीं, यहाँ पर किसी भी तरह का कोई इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल नहीं है। तो उस केस में इसको 1 बाइट मेमोरी मिलेगी, और जितने भी फंक्शन आपने उस क्लास के अंदर लिख रखे उन सबका प्रोटोटाइप इसके पास आ जाएगा। अब यहाँ पर एक फंक्शन है शो, तो ये शो का प्रोटोटाइप यहाँ पर आ जाएगा, और दूसरा फंक्शन है यहाँ पर fun1, तो ये fun1 का प्रोटोटाइप यहाँ पर आ जाएगा। और एक और फंक्शन है यहाँ पर fun2, और fun2 एक इंट टाइप की वैल्यू एज एन आर्गुमेंट ले रहा है, तो ये यहाँ पर इसका प्रोटोटाइप आ जाएगा। यहाँ से ये पता चल रहा है कि बी नाम का जो ऑब्जेक्ट है वो शो fun1 और fun2 को एक्सेस कर सकता है। प्रोटोटाइप आने का मतलब ये है कि ये इसके राइट में है। बी डॉट शो लिखा जा सकता है, बी डॉट fun1 लिखा जा सकता है, बी डॉट fun2 लिखा जा सकता है विथ 1 इंट टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट। ऐसे यहाँ पर डिराइव्ड क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना है डी, और सेम काम किसके साथ होगा? डिराइव्ड क्लास के साथ में होगा। अब डिराइव्ड क्लास के साथ में होगा तो यहाँ fun1 भी होगा, शो भी होगा, और चूंकि यहाँ इनहेरिटेंस हो रहा है तो बेस क्लास की प्रॉपर्टी भी यहाँ पर आ जाएगी। मतलब वो शो इधर से fun1 और इधर से fun2 को भी क्या कर सकता है? एक्सेस कर सकता है। तो सबसे पहले तो हम इस कोड में एक बार इस चीज को डिफरेंशिएट कर लेते हैं कि ओवरराइडिंग कहां पर हो रही है। देखो, वॉइड शो, क्या इस सेम सिग्नेचर का फंक्शन डिराइव्ड क्लास में अवेलेबल है? तो जब हमने देखा तो मिला यस, सेम सिग्नेचर का जो फंक्शन है वो हमें कहाँ मिल गया? डिराइव्ड क्लास में भी मिल गया। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या हो रही है? ओवरराइडिंग हो रही है। उसके बाद देखा क्या सेम सिग्नेचर यहाँ पर अवेलेबल है? नहीं, यहाँ अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर fun1 0 आर्गुमेंट के साथ में है, और यहाँ पर fun1 जो है वो एक इंट टाइप के आर्गुमेंट के साथ में है। यहाँ पर fun2 इंट टाइप के आर्गुमेंट के साथ में है, और यहाँ पर fun2 है ही नहीं। अब अपन 1 बाय 1 करके इन स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाते हैं, और उसके बेसिस पे हम कंसेप्ट देखने की कोशिश करेंगे। मैं यहाँ पर वो स्क्रीन लिख देता हूँ जहाँ पर हमें आउटपुट देखने को मिलेगा। मतलब ये हमारी कंसोल है जहाँ पर अपने को आउटपुट देखने को मिलेगा। देखो, सबसे पहले आपने लिखा है बी डॉट शो। बी के रेस्पेक्ट में किसको कॉल किया आपने? शो फंक्शन को कॉल किया। जब भी अर्ली बाइंडिंग होती है, मतलब कंपाइल टाइम पे बाइंडिंग होती है, तो कंपाइल टाइम पे बाइंडिंग के टाइम पे हमेशा टाइप को आधार माना जाता है। शो को कौन कॉल कर रहा है? बी। बी का टाइप क्या है? बेस। तो सीधा कंपाइलर किसके पास जाएगा? बेस क्लास के पास जाएगा, और बेस क्लास के पास जाके ढूंढेगा क्या कोई शो है। सीधा बेस क्लास के पास आया, क्या कोई शो है? यस, यहाँ पर शो अवेलेबल है। क्या प्रोटोटाइप मैच हुआ? यस। कॉल करते टाइम पे कोई आर्गुमेंट पास नहीं किया, यहाँ पर जो आपने लिखा है वो भी किसी भी तरह का कोई आर्गुमेंट रिसीव नहीं कर रहा है, तो मैसेज आ जाएगा शो ऑफ बेस। अब मैसेज आ जाएगा का मतलब मैं ये बता रहा हूं कि जिन स्टेटमेंट में एरर नहीं है वो, अब एरर वाला जो स्टेटमेंट होगा उसको हम जैसे कमेंट करेंगे उसके बाद हमें ये आउटपुट नजर आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा शो ऑफ बेस। ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ। उसके बाद डी डॉट शो, शो को कॉल करने वाला कौन है? डी। दैट मींस शो का कॉलर ऑब्जेक्ट कौन है? डी। डी का टाइप क्या है? डिराइव्ड। तो कंट्रोल सीधा कहां पर जाएगा? डिराइव्ड क्लास में, और डिराइव्ड क्लास में जाके ये वाला प्रोटोटाइप ढूंढने की कोशिश करेगा। क्या यहाँ पर शो है? यस, शो मिला। यहाँ पर नाम मैच हुआ, क्या पैरामीटर मैच हुए? यस, सब कुछ मैच हुआ, तो मैसेज आ जाएगा शो ऑफ डिराइव्ड। यहाँ पर मैसेज हमें देखने को मिला शो ऑफ डिराइव्ड।
ये वाला स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट हुआ। फिर आपने लिखा है बी डॉट फन1। फन1 को कॉल किसने किया है? बी ने। बी का टाइप क्या है? बेस। तो कंट्रोल सीधा कहां पर जाएगा? बेस क्लास में जाके ढूंढेगा, और बेस क्लास में जाके ढूंढेगा क्या कोई फन1 है? यस, फन1 है। क्या जीरो आर्ग्यूमेंट के साथ कॉल किया है? यस। क्या जो डिफाइन कर रखा है वो भी जीरो आर्ग्यूमेंट के साथ में है? यस। सब कुछ मैच हुआ तो मैसेज आ जाएगा फन1 ऑफ बेस, फन1 ऑफ बेस। अगला स्टेटमेंट आपने लिखा है डी डॉट फन1। फन1 को यहां कौन कॉल कर रहा है? डी। डी का टाइप क्या है? डिराइव्ड। तो देखो डिराइव्ड क्लास में जाओ, चेक करो क्या फन1 है? यस, कैंडिडेट यहां पर मिला फन1। एक आर्गुमेंट आपने पास किया है इंट टाइप की वैल्यू 10। क्या यहां पर जो फन1 है वो एक इंट टाइप की वैल्यू एज ए पैरामीटर रिसीव कर रहा है? यस, सब कुछ मैच हुआ। 10 किस में चला जाएगा? बी में, और उसके बाद मैसेज आ जाएगा फन1 ऑफ डिराइव्ड, फन1 ऑफ डिराइव्ड। नेक्स्ट स्टेटमेंट आपने लिखा है डी डॉट फन1, और उसके बाद आपने किसी भी तरह का कोई आर्गुमेंट पास नहीं किया है। तो फन1 को यहां कौन कॉल कर रहा है? डी कॉल कर रहा है। तो डी का टाइप क्या है? डिराइव्ड। तो डिराइव्ड क्लास में जाके चेक करेगा क्या फन1 है? यस, यहां पर फन1 है। अब फन1 यहां पर है, कॉल करते टाइम पे कोई आर्गुमेंट पास किया नहीं। यहां पर जो है क्या वो कोई आर्गुमेंट नहीं ले रहा? नहीं, ये तो एक आर्गुमेंट ले रहा है। तो यहां पर जिस तरीके से आपने कॉल किया था उसका एग्जैक्ट मैच तो यहां पर मिला ही नहीं। अब चूंकि ये इनहेरिटेंस है तो डिराइव्ड क्लास में नहीं मिला, तो हम ऐसा सोच रहे शायद बेस क्लास में जाएगा। अब बेस क्लास में गया तो देखो यहां पर फन1 है, क्या एग्जैक्ट मैच के साथ हो रहा है? यस, मैच हो रहा है। लेकिन क्या बेस वाला ये फन1 चलेगा? नहीं, यहां पर क्या आ जाएगी? एरर आ जाएगी। और ये जो कंसेप्ट है ये है मेथड हाइडिंग, सॉरी, फंक्शन हाइडिंग। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? फंक्शन हाइडिंग। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है? इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट क्यों नहीं होने दे रहा जबकि एग्जैक्ट मैच बेस क्लास में अवेलेबल है? जिस तरीके से आप इसको कॉल कर रहे हो इसका एग्जैक्ट मैच कहां पर बैठा है? बेस क्लास में। इनहेरिटेंस है तो डिराइव्ड क्लास को पूरा अधिकार होता है कि वो बेस क्लास के मेंबर को एक्सेस कर सके। लेकिन कंपाइलर इसमें एरर देगा। क्यों देगा? कि जब भी कंपाइल टाइम पे इसकी बाइंडिंग की कोशिश की जाएगी तो अगर एक बार फंक्शन का नाम भर मैच हो जाता है तो उसके बाद कंपाइलर कभी भी बेस क्लास में जाके चेक नहीं करेगा, और यहीं पर वो बोलेगा कि नाम तो मैच हो रहा है लेकिन मुझे कॉन्फ्लिक्ट मिल रहा है। आपने जिस तरीके से इसको एक्सेस करने की कोशिश की है उस तरीके का वर्जन मेरे पास अवेलेबल नहीं है। तो ये क्या है? मेथड हाइडिंग। तो यहां पर एरर होगी। अगर आप इस लाइन को कमेंट करके इसको चलाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे फिर आपने लिखा है बी डॉट fun2 और 20 एज एन आर्गुमेंट पास किया है। देखो fun2 को कॉल करने वाला ऑब्जेक्ट कौन सा है? बी। बी का टाइप क्या है? बेस। तो सीधा बेस क्लास में जाएगा और चेक करेगा क्या कोई fun2 है? यस, fun2 यहां अवेलेबल है। क्या इंट टाइप की वैल्यू एज एन आर्गुमेंट ले रहा है? यस, इंट टाइप की वैल्यू एज एन आर्गुमेंट ले रहा है, और यहां पर मैसेज आ जाएगा fun2 ऑफ बेस, fun2 ऑफ बेस। तो देखो मेथड हाइडिंग में हमें ऐसा लग रहा है कि एक वर्जन ये रहा और एक ये रहा। ओवरलोडिंग में ऐसा ही तो होता है कि नाम सेम होता है, आर्गुमेंट में फर्क है, और आर्गुमेंट में फर्क भी है। लेकिन ओवरलोडिंग की शर्त यह है कि सारे के सारे वर्जन किसी एक क्लास में अवेलेबल होने चाहिए। लेकिन यहां ऐसा नहीं है, एक वर्जन बेस क्लास में बैठा है, दूसरा वाला वर्जन डिराइव्ड क्लास में बैठा है। तो यहां पर एरर आ जाएगी, और इस कंसेप्ट को हम बोलते हैं फंक्शन हाइडिंग। और सी प्लस प्लस में फंक्शन हाइडिंग पॉसिबल नहीं है। अगर कहीं पर भी फंक्शन हाइडिंग हो रही है तो सी प्लस प्लस का कंपाइलर सीधा एरर देगा और ये वाला कोड आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर इस लाइन को कमेंट करोगे तो ये आउटपुट आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपको मैथ फंक्शन ओवरराइडिंग वाला कंसेप्ट समझ में आया होगा कि फंक्शन ओवरराइडिंग किस तरीके से हो रही है। ठीक है,
देखो ओवरराइडिंग हमने पढ़ ली है, ठीक है, लेकिन अभी तक हमने वर्चुअल फंक्शन को डिस्कस नहीं किया है। और अगेन वर्चुअल फंक्शन को पढ़ने से पहले हमें एक कंसेप्ट और पढ़ना पड़ेगा, और वो कंसेप्ट है हमारे पास बेस क्लास पॉइंटर। देखो पॉइंटर क्या होता है ये अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। उसके बाद हमने पॉइंटर ऑब्जेक्ट क्या होता है ये भी हमने डिस्कस कर लिया था, कि एक ऐसा पॉइंटर वेरिएबल जो किसी ऑब्जेक्ट का एड्रेस स्टोर कर रहा है, तो उस पॉइंटर वेरिएबल को हम क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट पॉइंटर बोलेंगे। हमें यह भी पता है कि जब हम किसी नॉर्मल ऑब्जेक्ट के थ्रू क्लास के मेंबर को एक्सेस करते हैं तो डॉट ऑपरेटर का यूज करते हैं, और जब हम ऑब्जेक्ट पॉइंटर के थ्रू क्लास के मेंबर को एक्सेस करते हैं तो हम हमेशा एरो ऑपरेटर को यूज करते हैं C++ में। ये प्रीवियस क्लासेस में जब हमने क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट देखा था तो बड़े धूमधाम से हमने इन बातों को सीख लिया था कि नॉर्मल ऑब्जेक्ट के थ्रू मेंबर को एक्सेस करने के लिए डॉट ऑपरेटर, और पॉइंटर ऑब्जेक्ट के थ्रू मेंबर को एक्सेस करने के लिए एरो ऑपरेटर का हम यूज करेंगे। अब हम यहाँ सीखने वाले हैं कि बेस क्लास पॉइंटर क्या होता है। देखो लिखा है कि वी नो दैट ए पॉइंटर कंटेन एड्रेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट पॉइंटर। बिल्कुल सही बात है कि एक ऐसा पॉइंटर जो किसी ऑब्जेक्ट का एड्रेस स्टोर कर रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर ऑब्जेक्ट पॉइंटर बोलेंगे। लिखा है कि ए बेस क्लास पॉइंटर कैन पॉइंट टू ऑब्जेक्ट ऑफ बोथ द बेस क्लास एंड डिराइव्ड क्लास, सो द बेस क्लास पॉइंटर कैन पॉइंट टू द ऑब्जेक्ट ऑफ एनी ऑफ इट्स डिसेंडेंट क्लासेस। डिसेंडेंट क्लासेस का मतलब है कि इनहेरिटेंस जितने लेवल पे आया है, ठीक है, वो सारी की सारी उसकी क्या हो जाएगी, डिसेंडेंट क्लासेस हो जाएगी। जैसे एक क्लास की प्रॉपर्टी को बी एक्वायर कर रहा है तो ए की डिसेंडेंट क्लास कौन सी है, बी। अगर हम सिंगल लेवल इनहेरिटेंस की बात करें जहां पर ए क्लास की प्रॉपर्टी को बी एक्वायर कर रहा है, बी क्लास की प्रॉपर्टी को सी एक्वायर कर रहा है, तो ए के लिए बी और सी दोनों क्या है, डिसेंडेंट क्लासेस, बी के लिए सी क्या है, डिसेंडेंट क्लासेस। ध्यान रखना वाइस वर्सा ये काम नहीं होगा, डिसेंडेंट क्लास वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। इस कंसेप्ट को एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करो आपने एक क्लास बनाई है, एक क्लास दिया आपने ए, और एक क्लास के पब्लिक सेक्शन में आपने एक फंक्शन लिखा है fun1 एंड cout fun1 ऑफ ए। फिर आपने एक और क्लास ली है बी, और बी क्लास पब्लिक मोड में एक क्लास की प्रॉपर्टी को एक्वायर कर रही है, और यहाँ पर पब्लिक सेक्शन में आपने एक फंक्शन बनाया है fun2, मैसेज आपने दिया है cout fun2 ऑफ बी। यहाँ पर अपने को बेस क्लास पॉइंटर को समझना है, ठीक है। यहाँ पर फिलहाल हम ओवरराइडिंग का कंसेप्ट इंक्लूड नहीं करेंगे, वो एक बार बेस क्लास पॉइंटर समझ में आ जाए उसके बाद। मेन फंक्शन में हम यहाँ पर बेस क्लास ए क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया हमने ए, और बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है बी, ठीक है। क्लास का नाम जो है वो कैपिटल लेटर में हमने लिखा है और ऑब्जेक्ट का नाम ए और बी में लिखा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस टाइप की गलतियां से आप परेशान नहीं होते होंगे कि नहीं ये ऐसा क्यों किया। तो कोई बात नहीं, ये ए और बी यहाँ पर क्लास के नाम है, और ये वाले स्मॉल लेटर में जो ए और बी है वो ऑब्जेक्ट के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं। अभी अभी हमने एक बात सीखी थी कि जिस तरीके से हम प्रिमिटिव टाइप का पॉइंटर वेरिएबल बनाते हैं वैसे ही हम नॉन प्रिमिटिव टाइप का पॉइंटर भी बना सकते हैं। और उसी सीरीज में हमने उसी सीरीज में हमने किसी भी क्लास का पॉइंटर वेरिएबल बना के उसमें ऑब्जेक्ट का एड्रेस स्टोर करवाया था, तो उसको हमने बोला था ऑब्जेक्ट पॉइंटर। एक छोटा सा सवाल है, आप उसका जवाब देने की कोशिश करना कि मान लो हमने एक इंट टाइप का पॉइंटर वेरिएबल बनाया है ptr1, और एक वेरिएबल हमने बनाया है यहाँ पर इंट टाइप का p, फिर हमने एक फ्लोट टाइप का वेरिएबल बनाया है d। ऑब्वियसली हुआ क्या होगा कि यहाँ पर एक ब्लॉक बना होगा ptr1, एक ब्लॉक बना होगा p, और एक ब्लॉक बना होगा यहाँ पर d, ठीक है। उसके बाद आपने स्टेटमेंट लिखा है कि ptr1 असाइन एड्रेस ऑफ
p। तो सबसे पहले तो आप इस स्टेटमेंट को रीड कीजिए, इसका मतलब है पॉइंटर टू इंट। इसका मतलब क्या हुआ, पॉइंटर टू इंट। दैट मीन्स इस पॉइंटर वेरिएबल में जो एड्रेस आएगा वो किस टाइप के ब्लॉक का आएगा, इंट टाइप के ब्लॉक का आएगा। तो आपने स्टेटमेंट लिखा ptr1 असाइन एड्रेस ऑफ p। क्या p इंट टाइप का ब्लॉक है? जवाब मिलेगा यस, p इंट टाइप का ब्लॉक है। क्या इसका एड्रेस ptr1 में रखा जा सकता है? यस, बिल्कुल रखा जा सकता है। तो p का जो भी एड्रेस होगा वो ptr1 में आ जाएगा और ये इसको पॉइंट करना स्टार्ट कर देगा। उसके बाद मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूं ptr1 असाइन एड्रेस ऑफ d। पॉसिबल और नॉट? नहीं, ये संभव नहीं है, क्योंकि पॉइंटर वेरिएबल बनाते टाइम आपने वचन दिया था कि हम इस ptr1 के अंदर जो एड्रेस रखेंगे वो हमेशा किस टाइप के ब्लॉक का रखेंगे, इंट टाइप के ब्लॉक का रखेंगे। अब यहाँ पर ptr1 के अंदर आप एड्रेस दे रहे हो d का, d किस टाइप का ब्लॉक है, फ्लोट टाइप का ब्लॉक है। तो यहाँ पर टाइप कंपेटिबिलिटी का इश्यू आ जाएगा और यहाँ पर कंपाइलर एरर आपको दे देगा कि आप पॉइंटर टू इंट में फ्लोट टाइप के ब्लॉक का एड्रेस आप स्टोर नहीं करवा सकते। क्लियर? अब ये बात क्यों सीखी हमने, अब इसको अप्लाई करते हैं। यहां से हमें एक कंक्लूजन मिला कि पॉइंटर जिस टाइप का है वो उसी टाइप के ऑर्डिनरी ब्लॉक का एड्रेस स्टोर कर सकता है, किसी दूसरे टाइप के ऑर्डिनरी ब्लॉक का एड्रेस स्टोर नहीं कर सकता। तो यहां पर हमने ए क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया ए, बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया बी। तो यहां पर ए क्लास का ऑब्जेक्ट ए बना है और बी क्लास का ऑब्जेक्ट बी बना है। ए क्लास का एक पॉइंटर हमने बनाया है aptr। ठीक है, क्या ए क्लास का पॉइंटर ऑब्जेक्ट बनाया जा सकता है? यस, बिल्कुल बनाया जा सकता है। जैसे प्रिमिटिव टाइप का बनाते हैं वैसे हम नॉन प्रिमिटिव टाइप का भी बना सकते हैं। तो ए क्लास का पॉइंटर ऑब्जेक्ट बनाया aptr, तो ये कहीं मेमोरी में aptr बना होगा। फिर हमने स्टेटमेंट लिखा है कि aptr असाइन एड्रेस ऑफ ए। तो देखो aptr किस टाइप का है, ए टाइप का है। ए किस टाइप का है, ए टाइप का है। क्या ये इसका एड्रेस स्टोर कर सकता है? यस, कोई इश्यू नहीं है। तो ये इसका एड्रेस स्टोर करेगा। मैं अजम्पशन ले लेता हूं कि इसका एड्रेस 1000, 2000 और ये 3000। तो यहाँ पर 1000 आ जाएगा और ये इसको पॉइंट करना स्टार्ट कर देगा। अब हमने स्टेटमेंट लिखा है कि aptr असाइन एड्रेस ऑफ बी। इट्स पॉसिबल और नॉट? देखो aptr किस टाइप का है, ए टाइप का है। बी किस टाइप का है, बी टाइप का है। बी जो ऑब्जेक्ट है वो बी क्लास का है और aptr जो पॉइंटर ऑब्जेक्ट है वो ए क्लास का है। क्या ऐसा हो सकता है? यस, ऐसा हो सकता है, क्योंकि बेस क्लास का पॉइंटर बेस क्लास के ऑब्जेक्ट का तो एड्रेस स्टोर कर ही सकता है, साथ में वो डिराइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट का भी एड्रेस स्टोर कर सकता है, या उसकी जितनी भी डिसेंडेंट क्लासेस है सबका वो एड्रेस स्टोर कर सकता है। तो इस केस में कोई इश्यू नहीं है, ये परफेक्टली वैलिड स्टेटमेंट है। अब हमने बी क्लास का एक पॉइंटर ऑब्जेक्ट बनाया bptr। तो यहां पर कहीं पर bptr बना होगा। फिर स्टेटमेंट लिखा है bptr असाइन एड्रेस ऑफ बी। यस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। bptr बी टाइप का है, ऑब्जेक्ट बी टाइप का है, कोई इश्यू नहीं है। बी का जो भी एड्रेस होगा वो bptr में चला जाएगा। अब हम स्टेटमेंट लिखते हैं bptr असाइन एड्रेस ऑफ ए। तो यहां पर हमें एरर देखने को मिलेगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बेस क्लास का पॉइंटर बेस क्लास और डिराइव्ड क्लास दोनों के ऑब्जेक्ट का एड्रेस स्टोर कर सकता है, बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट केवल और केवल डिराइव्ड क्लास का पॉइंटर ऑब्जेक्ट केवल और केवल डिराइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट का ही एड्रेस स्टोर कर सकता है, वो बेस क्लास का ऑब्जेक्ट का एड्रेस स्टोर नहीं कर सकता। तो हमें यहां से जो कंक्लूजन समझ में आया वो कंक्लूजन ये है कि मान लो आपने बेस क्लास का पॉइंटर बनाया, तो यहां पर ये बेस क्लास पॉइंटर है, यहां पर आपने बेस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, बेस क्लास ऑब्जेक्ट है। यहां आपने मान लो डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है और यहां पर आपने डिराइव्ड क्लास का पॉइंटर बनाया है। ठीक है, तो यहां पर जो रिलेशन है वो रिलेशन ये है कि बेस क्लास का पॉइंटर
बेस क्लास के ऑब्जेक्ट का तो एड्रेस स्टोर कर ही सकता है, साथ में वो डिराइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट का भी एड्रेस स्टोर कर सकता है। लेकिन डिराइव्ड क्लास का पॉइंटर वेरिएबल केवल और केवल किसका एड्रेस स्टोर कर सकता है? डिराइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट का ही एड्रेस स्टोर कर सकता है। डिराइव्ड क्लास का पॉइंटर कभी भी बेस क्लास के ऑब्जेक्ट का एड्रेस स्टोर नहीं कर सकता। और दूसरी बात जो हमें याद रखनी है वो ये है कि जब भी हम पॉइंटर ऑब्जेक्ट के थ्रू किसी भी मेंबर को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं तो हम हमेशा एरो ऑपरेटर का यूज करते हैं, और नॉर्मल ऑब्जेक्ट के थ्रू मेंबर को एक्सेस करने के लिए डॉट ऑपरेटर का यूज करते हैं। उम्मीद करते हैं यहां तक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। तो बेस क्लास के थ्रू एक्सेस करना हमने, बेस क्लास के पॉइंटर वेरिएबल के थ्रू एक्सेस करना हमने सीख लिया। अब हम एक क्लास बनाते हैं। इस वाले कोड को आप ध्यान से समझने की कोशिश करना। एक क्लास बनाई हमने, बेस क्लास। बेस क्लास के प्राइवेट सेक्शन में एक इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल रखा हमने ए, और इसके पब्लिक सेक्शन में एक फंक्शन हमने लिया है शो। शो फंक्शन में हम ए में 11 असाइन कर रहे हैं, और उसके बाद हम ए की वैल्यू को प्रिंट करवा रहे हैं। फिर हमने एक मैसेज प्रिंट करवाया है, शो ऑफ बेस। एक और फंक्शन हमने लिया है डिस्प्ले, और यहां पर मैसेज प्रिंट करवाया है। डिस्प्ले ऑफ बेस। क्लास बनाई है डिराइव्ड। डिराइव्ड क्लास पब्लिक मोड में बेस क्लास की प्रॉपर्टी को एक्वायर कर रही है। डिराइव्ड क्लास के प्राइवेट सेक्शन में हमने एक इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल बनाया है बी। हमें यह भी पता है कि जो क्लास का जो डिफॉल्ट एक्सेस विजिबिलिटी मोड जो होता है वो हमेशा प्राइवेट होता है। तो यहाँ प्राइवेट लिखेंगे तो भी सही है, नहीं लिखेंगे तो भी सही है। बाय डिफॉल्ट जब तक हम किसी भी तरह का विजिबिलिटी मोड मेंशन नहीं करते तो बाय डिफॉल्ट प्राइवेट मोड चलता है C++ की क्लास के लिए, और C++ के स्ट्रक्चर के लिए बाय डिफॉल्ट पब्लिक मोड चलता है। उसके बाद यहाँ पर पब्लिक सेक्शन में ने मेथड को ओवरराइड, फंक्शन को ओवरराइड किया है, और बी में वैल्यू असाइन करवाई है 22, और यहाँ से मैसेज दिया है। सबसे पहले बी की वैल्यू को प्रिंट करवाया है, और बी की वैल्यू को प्रिंट करवाने के बाद शो ऑफ डिराइव्ड। और डिराइव्ड क्लास में एक और फंक्शन बनाया हमने फन, और यहाँ मैसेज दिया है फन ऑफ डिराइव्ड। मैन फंक्शन लिया है। मैन फंक्शन में हमने बेस क्लास का पॉइंटर वेरिएबल बनाया है bptr नाम से, और नॉर्मल ऑब्जेक्ट बनाया हमने b नाम से। सिमिलरली डिराइव्ड क्लास का पॉइंटर ऑब्जेक्ट बनाया है dptr नाम से, और नॉर्मल ऑब्जेक्ट बनाया हमने d नाम से। फिर स्टेटमेंट हम लिख रहे हैं bptr
assign address of B and dptr assign address of D। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है हमें। बी जो है वो बेस क्लास का नॉर्मल ऑब्जेक्ट है, bptr जो है वो पॉइंटर है। सेम टाइप के क्लास का ऑब्जेक्ट का एड्रेस स्टोर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सिमिलरली dptr डिराइव्ड क्लास का पॉइंटर ऑब्जेक्ट है और d इसका नॉर्मल ऑब्जेक्ट है और d का एड्रेस dptr इजीली स्टोर कर सकता है। अगर मुझे b के थ्रू किसी भी मेंबर को एक्सेस करना है तो डॉट ऑपरेटर का यूज करूंगा और bptr के थ्रू किसी भी मेंबर को एक्सेस करना है तो एरो ऑपरेटर का यूज करेंगे हम। तो हमने यहां पर स्टेटमेंट लिखा है b डॉट शो और फिर स्टेटमेंट लिखा है bptr एरो शो। फिर हमने लिखा है bptr एरो डिस्प्ले फिर हमने स्टेटमेंट लिखा है dptr एरो शो एंड dptr एरो फन। एक बार इसको हम एग्जीक्यूट करवाते हैं, बात आपको समझ में आ जाएगी। इसमें कुछ चेंजेस करेंगे। देखो यहां पर आपने बी डॉट शो किया तो देखो कंपाइल टाइम पे जब इनकी अर्ली बाइंडिंग होगी तो अर्ली बाइंडिंग में हमेशा टाइप को आधार माना जाएगा। तो शो को कॉल कौन कर रहा है? बी का टाइप क्या है? बेस। तो कंट्रोलर सीधा कहां ढूंढेगा? बेस क्लास में जाके किसको ढूंढेगा? शो को ढूंढेगा। क्या शो है? यस, बेस क्लास में शो है। वहां से कोई आर्गुमेंट पास नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर कोई आर्गुमेंट रिसीव नहीं कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पर जो आउटपुट हमें देखने को मिलेगा, मैं आउटपुट इधर मेंशन कर रहा हूं। सबसे पहले ए में वैल्यू चली जाएगी 11 और उसके बाद ए की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी 11। देन शो ऑफ बेस, वापस से कंट्रोल यहां पर जाएगा। आपने लिखा bptr एरो शो। तो देखो शो को कॉल कौन कर रहा है? bptr कॉल कर रहा है। और bptr किस, इसका टाइप क्या है? मतलब बेस। ठीक है, तो बेस क्लास का यहाँ पर बेस क्लास के अंदर जाके शो को ढूंढेगा, यहाँ शो मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वैल्यू 11 है तो यहाँ से 11 प्रिंट हुआ और 11 प्रिंट होने के बाद में वॉइस से मैसेज आ जाएगा शो ऑफ बेस। फिर आपने bptr के रेस्पेक्ट में डिस्प्ले को कॉल किया है, वही bptr का टाइप क्या है? बेस। तो बेस क्लास में जाके किसको ढूंढेगा? डिस्प्ले को ढूंढेगा। डिस्प्ले मिल जाएगा, एग्जैक्ट मैच है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और डिस्प्ले ऑफ बेस मैसेज आ जाएगा, डिस्प्ले ऑफ बेस। उसके बाद आपने dptr के रेस्पेक्ट में शो को कॉल किया है तो शो को कॉल करने वाला कौन है? dptr। और dptr का टाइप क्या है? डिराइव्ड। तो डिराइव्ड क्लास में जाके किसको ढूंढेगा? शो को ढूंढेगा। तो यहां पर इसको शो मिल जाएगा। b की वैल्यू 22 चली जाएगी तो सबसे पहले b की वैल्यू प्रिंट होगी 22 और उसके बाद शो ऑफ डिराइव्ड प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद आपने dptr के रेस्पेक्ट में फन को कॉल किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फन डिराइव्ड क्लास में मिल जाएगा और मैसेज आ जाएगा फन ऑफ डिराइव्ड। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे एंड ब्रेसेस एनकाउंटर होगा उसी टाइम पे हमारे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाएगी। ये एक स्मूथ कोड है, इसमें किसी भी तरह का कोई इश्यू नहीं है। अब इसमें कुछ चेंजेस हम करते हैं। देखो हमें ये पता है कि बेस क्लास का जो पॉइंटर ऑब्जेक्ट होता है वो अपनी किसी भी डिसेंडेंट क्लास के ऑब्जेक्ट का एड्रेस स्टोर कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। तो यहाँ पर इसमें जो चेंजेस कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं, बेस क्लास का पॉइंटर ऑब्जेक्ट हमने बनाया है bptr, नॉर्मल ऑब्जेक्ट बनाया है b।
डिराइव्ड क्लास का नॉर्मल ऑब्जेक्ट बनाया हमने डी। फिर हमने बोला कि बी ptr असाइन एड्रेस ऑफ बी, देन बी ptr एरो शो को कॉल किया। नॉर्मल ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल कर सकते हैं, उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, और उस कंसेप्ट की तरफ अब हम जाएंगे भी नहीं। हमें यहाँ जो कंसेप्ट समझना है वो पॉइंटर बेस क्लास के पॉइंटर ऑब्जेक्ट के थ्रू समझना है। तो बी ptr एरो शो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर हमने यहाँ पर नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखा है बी ptr एरो डिस्प्ले बी ptr असाइन एड्रेस ऑफ डी। क्या ऐसा लिखा जा सकता है? तो आपका जवाब होना चाहिए यस, बिल्कुल ऐसा लिखा जा सकता है। बेस क्लास का पॉइंटर अपने किसी भी डिसेंडेंट क्लास के ऑब्जेक्ट का एड्रेस स्टोर कर सकता है, और क्योंकि डी जो है वो डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट है, डिराइव्ड क्लास बेस क्लास की प्रॉपर्टी को एक्वायर कर रही है। बी ptr बेस क्लास का पॉइंटर ऑब्जेक्ट है, तो बेस क्लास का पॉइंटर ऑब्जेक्ट बी का भी एड्रेस स्टोर कर सकता है और डी का भी एड्रेस स्टोर कर सकता है। फिर आपने स्टेटमेंट लिखा है बी ptr एरो शो। ठीक है, यहां से आप बात को समझने की कोशिश करना कि आपने बेस क्लास का पॉइंटर ऑब्जेक्ट बनाया किस नाम से? बी ptr नाम से। तो ये बी ptr नाम से एक ब्लॉक बनेगा। ठीक है, कितने बाइट का ब्लॉक बनेगा? अगर 16 बिट कंपाइलर को यूज कर रहे हो तो उस केस में ये 2 बाइट का ब्लॉक बनेगा, और अगर आप 32 बिट कंपाइलर को यूज कर रहे हो तो उस केस में ये 4 बाइट का ब्लॉक बनेगा। उसके बाद बेस क्लास का ऑब्जेक्ट आपने बनाया है बी, तो ये बी कितने बाइट का ब्लॉक बनेगा? इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल की साइज के सम के बराबर। तो देखो बेस क्लास में कितने इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल है? बेस क्लास में अपन चलेंगे तो हमें एक इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल देखने को मिल रहा है ए, और ए किस टाइप का है? इंट टाइप का है। मान के हम चल रहे हैं कि हम 32 बिट कंपाइलर को यूज कर रहे हैं जहां पर इंटीजर 4 बाइट का होता है। तो बी को जो मेमोरी मिलेगी वो कितने बाइट मेमोरी मिलेगी? 4 बाइट मेमोरी मिलेगी। और इस बी के अंदर कौन बैठा है? यहाँ पर ए बैठा है। ठीक है, यहां से आप नाम से कंफ्यूज मत हो ना कि यहाँ डिराइव्ड क्लास के अंदर एक इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल हमने बी बना रखा है, यहाँ पर बेस क्लास का जो ऑब्जेक्ट है उसका नाम बी है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसका स्कोप अलग है, इसका स्कोप अलग है। तो यहाँ पर बी बेस क्लास का ऑब्जेक्ट बना बी, और बी के अंदर कौन है? ए, और साथ में जितने भी मेंबर फंक्शन है उन सब का प्रोटोटाइप भी बी के पास आ जाएगा। फिर आपने डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया किस नाम से? डी नाम से। तो ये डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट है डी। कितनी मेमोरी? वो इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल के साइज के सम के बराबर। एक इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल है बी, तो यहाँ पर बी आ जाएगा। मान लेते हैं कि इस पॉइंटर वेरिएबल का जो एड्रेस है वो 1000 है, बी ऑब्जेक्ट का एड्रेस है वो 2000 है, और डी ऑब्जेक्ट का जो एड्रेस है वो 3000 है। उसके बाद स्टेटमेंट लिखा है कि बी ptr में बी का एड्रेस आ जाए। बी का एड्रेस क्या है? 2000। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2000, और जैसे इसके पास 2000 आएगा ये इसको पॉइंट करना स्टार्ट कर देगा। फिर आपने बोला कि बी ptr एरो शो, मतलब शो फंक्शन को किसके रेस्पेक्ट में चला रहे हो आप? बी ptr के रेस्पेक्ट में चला रहे हो। अब चूंकि ये पॉइंटर वेरिएबल है और पॉइंटर वेरिएबल में एड्रेस किसका है? बी का, तो बी ptr में एड्रेस क्या है? 2000, और 2000 वाले ब्लॉक में जो किसका है? बेस का, तो बेस क्लास में जाएगा, वहां पर कौन बैठा है? शो। यस, मैच हो जाएगा, और यहां से आउटपुट आना चाहिए कि ए में तो वैल्यू आ जाए 11 और शो ऑफ बेस प्रिंट हो जाए। उसके बाद बी ptr के रेस्पेक्ट में आपने डिस्प्ले को कॉल किया तो बेस क्लास वाला डिस्प्ले चल जाएगा। फिर आपने बी ptr में डिराइव्ड क्लास का एड्रेस दिया। क्या ऐसा हो सकता है? यस, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। फिर आपने बी ptr के रेस्पेक्ट में शो को कॉल किया, तो किसका शो चलना चाहिए? एड्रेस किसका है? डिराइव्ड क्लास का, तो डिराइव्ड वाला शो चलना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होगा।
यहां पर भी कौन सा वाला शो चलेगा, बेस क्लास वाला ही शो चलेगा। तो जब आप इसको एग्जीक्यूट करवाओगे तो यहां से भी आपको कौन सी क्लास का शो मिलेगा, बेस क्लास वाला, और यहां से भी कौन सी क्लास वाला शो देखने को मिलेगा, बेस क्लास वाला शो देखने को मिलेगा। भले ही आपने यहाँ पर बेस क्लास का एड्रेस दिया हो, भले ही आपने यहाँ पर डिराइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट का एड्रेस दिया हो। ऐसा क्यों हो रहा है? हमारा जो इंटेंशन था वो तो ये था कि आपके पास बेस क्लास के ऑब्जेक्ट का एड्रेस हो तो बेस क्लास वाले मेंबर को एग्जीक्यूट करवाओ, और जब डिराइव्ड क्लास वाला ऑब्जेक्ट हो तो किसको एग्जीक्यूट करवाओ, डिराइव्ड क्लास वालों को एग्जीक्यूट करवाओ। ये प्रॉब्लम आ रही है अर्ली बाइंडिंग के चलते। अब अर्ली बाइंडिंग में कंपाइलर हमेशा टाइप को आधार मानता है, मतलब पर्टिकुलर जो भी ऑब्जेक्ट है वो किस टाइप का है, ठीक है, भले उसके पास एड्रेस किसी भी टाइप के ऑब्जेक्ट का रहा हो। अब एड्रेस मिलने का काम है वो रन टाइम पे होगा, बाइंडिंग जो हो जाएगी वो कंपाइल टाइम पे हो जाएगी। तो आपको बस एक जरूरी काम करना है, और वो इतना सा काम करना है कि क्यों ना बाइंडिंग ही एग्जीक्यूशन के टाइम पे हो, कंपाइलेशन के टाइम पे बाइंडिंग ही ना हो। और अगर आप ऐसा करना चाहते हो तो जिस भी फंक्शन की आप लेट बाइंडिंग करवाना चाहते हो, कंपाइलेशन के टाइम पे आप उसकी बाइंडिंग नहीं करवाना चाहते, तो ऐसे फंक्शन को फिर आपको क्या करना पड़ेगा, वर्चुअल बनाना पड़ेगा। और किसी भी फंक्शन को वर्चुअल बनाने के लिए उस क्लास के जो डिक्लेरेशन है, डिक्लेरेशन के टाइम पे हम उसके आगे कौन सा कीवर्ड लगा देंगे, वर्चुअल कीवर्ड लगा देंगे। ध्यान रखना, वर्चुअल फंक्शन अगर आपने बनाया है तो ऑब्वियसली आप ओवरराइडिंग करोगे। जब तक आप ओवरराइडिंग नहीं करोगे, जब तक आप बेस क्लास के पॉइंटर का कंसेप्ट यूज नहीं करोगे, तब तक वर्चुअल फंक्शन का किसी भी तरह का इंपॉर्टेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो आपने डिराइव्ड क्लास में ओवरराइडिंग भी कर रखी है, बेस क्लास का पॉइंटर है, उसके पास डिराइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट का एड्रेस भी है, तभी ये सारी चीजें इंपॉर्टेंस आपको समझ में आएगी। तो आप किसकी लेट बाइंडिंग करवाना चाहते हो, शो की, क्योंकि ओवररिडन फंक्शन कौन सा वाला है, शो ही तो है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर वर्चुअल कीवर्ड लगाना है। क्या करना है, यहाँ पर वर्चुअल कीवर्ड लगाना है। ध्यान रखना, एक बार आपने बेस क्लास में वर्चुअल कीवर्ड लगा दिया तो जितने भी ओवररिडन मेथड है सब में ऑटोमेटिकली क्या लग जाएगा, वर्चुअल लग जाएगा। इसका मतलब यह है कि डिराइव्ड क्लास वाला जो वर्जन है शो, यहां पर वर्चुअल ऑप्शनल है, लिखो तो भी सही है, नहीं लिखो तो भी सही है। अगर आप नहीं लिखोगे तो भी बाय डिफॉल्ट क्या माना जाएगा, वर्चुअल फंक्शन ही माना जाएगा। अब जो कि डिस्प्ले तो एक कंक्रीट मेथड है, कंक्रीट फंक्शन है, और यहाँ पर फन भी क्या है, एक कंक्रीट फंक्शन है, तो यहाँ पर ओवरराइडिंग नहीं हो रही, तो किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब इसको हम वापस से एग्जीक्यूट करवाते हैं। देखो, एड्रेस वाला जो काम है वो तो रन टाइम पे होगा, ठीक है, तो इस वाले कंसेप्ट की तरफ तो अब हम जाते ही नहीं है, ठीक है। ये तो जनरली मैंने इसलिए बताया था कि जनरल जब अपन एग्जीक्यूशन करवाते हैं तो वो कुछ इसी तरीके से करवाते हैं। जो एड्रेस वाला काम है वो तो रन टाइम पे होगा। एड्रेस वाला काम तो कहाँ होगा, रन टाइम पे। कंपाइल टाइम पे तो अर्ली बाइंडिंग होगी, और अर्ली बाइंडिंग के टाइप पे तो हमेशा क्या माना जाएगा, टाइप को ही आधार माना जाएगा। बस हमें इतना सा देखना है कि क्या इन दोनों में एरर नहीं है, नहीं कोई एरर नहीं है। बेस क्लास का पॉइंटर बेस क्लास और डिराइव्ड क्लास दोनों के ऑब्जेक्ट का एड्रेस स्टोर कर सकता है। तो देखो यहाँ पर शो को कॉल करवाते टाइम पे टाइप क्या है इसका, बीपीटीआर करा, और बीपीटीआर किस नेचर का है, बेस का, तो सीधा कहां पर जाएगा, बेस क्लास में जाके किसको ढूंढेगा, शो को ढूंढेगा। जैसे कंट्रोल यहां पर आया शो के पास, शो के आगे कौन सा कीवर्ड लगा हुआ है, वर्चुअल कीवर्ड। वर्चुअल कीवर्ड इमीडिएटली कंपाइलर को ये बताएगा कि ये जो पर्टिकुलर फंक्शन है, इस पर्टिकुलर फंक्शन की बाइंडिंग रन टाइम पे होनी है, ठीक है। तो वापस रिटर्न करवा देगा कि इस फंक्शन की अभी आपको बाइंडिंग नहीं करनी है। इसकी बाइंडिंग कब होगी, ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, कि पॉइंटर वेरिएबल के पास जैसा एड्रेस आएगा उसके बिहार पे डिसाइड किया जाएगा कि मुझे इसकी बाइंडिंग कब करनी है। तो यहां बाइंडिंग नहीं होगी, वापस से कंट्रोल आ जाएगा, फिर बोला बीपीटीआर एरो डिस्प्ले। तो बीपीटीआर बेस क्लास में जाएगा, क्या डिस्प्ले है, यस। क्या ये वर्चुअल फंक्शन है, नहीं ये वर्चुअल फंक्शन नहीं है, तो इसकी मैपिंग हो जाएगी, और इस कॉल के रेस्पेक्ट में कंट्रोल सीधा यहां पर आएगा और डिस्प्ले ऑफ बेस ये वाला मैसेज प्रिंट कर देगा जब एग्जीक्यूट हो रहा होगा तब। फिर आपने बोला
कि bptr असाइन एड्रेस ऑफ d। अब चूंकि ये तो रन टाइम पे होना है काम, ठीक है, तो एड्रेस अभी आया नहीं है, इसकी मैपिंग हो जाएगी। यहाँ पर नीचे आएगा bptr एरो शो को कौन कॉल कर रहा है? बेस क्लास का पॉइंटर सीधा फिर कहाँ जाएगा? बेस क्लास के पास। जैसे गया शो के पास, क्या मिला? वर्चुअल, वापस आ जाएगा। कि इस वाले स्टेटमेंट की भी बाइंडिंग कब होनी है? रन टाइम पे होनी है, ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। अब जब हमारा कोड चल रहा होगा तो उस टाइम पे क्या होगा? bptr को भी मेमोरी मिलेगी, b को भी मेमोरी मिलेगी, यहाँ से d को भी मेमोरी मिलेगी। बोला है कि b का एड्रेस किसको दे दो? bptr को। तो b का एड्रेस क्या है? 2000। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2000। जैसे 2000 आएगा ये इसको पॉइंट करना स्टार्ट कर देगा। अब जैसे इसको पॉइंट करना स्टार्ट कर देगा, अब इसकी मैपिंग होगी, और मैपिंग होगी तो बोला कि bptr के पास एड्रेस किस क्लास के ऑब्जेक्ट का है? बोले b का एड्रेस है। b किस टाइप का है? बेस क्लास का है। तो फिर बेस क्लास वाले के साथ इसकी मैपिंग कर देगा, और यहां से इस वाले स्टेटमेंट के साथ इसकी मैपिंग हो जाएगी। ये वाली मैपिंग पहले हो चुकी थी। इस स्टेटमेंट को देखो, bptr असाइन एड्रेस ऑफ d। क्या ऐसा हो सकता है? यस, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। d का एड्रेस क्या है? 3000। तो यहां से bptr के पास जो एड्रेस आएगा वो अपडेट होके कितना हो जाएगा? 3000। जैसे 3000 होगा, यहां से कनेक्शन ब्रेक होगा, और bptr किसको पॉइंट करने लग जाएगा? d को पॉइंट करने लग जाएगा। फिर यहां पर बोला है कि bptr एरो शो। तो चूंकि यहां पर इसकी लेट बाइंडिंग होनी थी, तो अब देखो bptr के पास किसका एड्रेस है? d ऑब्जेक्ट का एड्रेस है। d किस टाइप का है? डिराइव्ड क्लास का है। तो सीधा कंट्रोल यहां पर जाएगा किसके पास? डिराइव्ड क्लास के पास। और ढूंढेगा कोई शो है? यस, शो है, और इसके साथ इसकी मैपिंग करवा देगा। तो वर्चुअल फंक्शन का मतलब सिर्फ इतना सा है कि किसी भी फंक्शन की बाइंडिंग अगर आप कंपाइल टाइम पे नहीं करवाना चाहते हो तो उस फंक्शन के आगे आप क्या लगा दीजिए? वर्चुअल कीवर्ड लगा दीजिए। एक बार बेस क्लास वाले में आपने वर्चुअल कीवर्ड लगा दिया, डिराइव्ड क्लास वाला बाय डिफॉल्ट क्या माना जाएगा? वर्चुअल माना जाएगा। उल्टा मत कर देना, कई बहानाओं में बह के आप डिराइव्ड क्लास वाले शो के आगे वर्चुअल लगा दो और फिर आप ये उम्मीद करो कि साहब ये बेस क्लास वाला वर्चुअल हो जाएगा क्या? नहीं, रिवर्स नहीं चलेगा। बेस क्लास वाले में आपने वर्चुअल लगा दिया तो डिराइव्ड क्लास वाला ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? वर्चुअल। ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पर अगर आपने वर्चुअल कीवर्ड लगा दिया तो एरर आएगी, किसी भी तरह की कोई एरर नहीं आएगी, लेकिन वो रिडंडेंट है। जब आपको पहले से पता है कि ओवरराइडिंग के केस में ओवररिडन मेथड ऑलरेडी क्या होगा? वर्चुअल होगा, तो फिर आपको वर्चुअल कीवर्ड लगाना यहाँ पर क्या होता है? ऑप्शनल होता है। अब यहाँ पर हम एक स्टेटमेंट और ऐड कर रहे हैं, और वो स्टेटमेंट ये है कि हमने bptr में डिराइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट का एड्रेस दिया है। इस स्टेटमेंट के बाद में मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूं bptr एरो फन। देखो, इनहेरिटेंस के केस में डिराइव्ड क्लास में बेस क्लास की सारी प्रॉपर्टी आ जाती है। तो आपने बोला कि bptr एरो फन। अब जब कंपाइलेशन के टाइम पे इस फन की मैपिंग की जाएगी तो टाइप को आधार माना जाएगा। bptr बी किस टाइप का है? बेस टाइप का है। सीधा कहां पर जाएगा? बेस क्लास में। और बेस क्लास में जाके किसको ढूंढने की कोशिश करेगा? फन को ढूंढने की कोशिश करेगा। यहाँ पर फन मिलेगा ही नहीं, तो ये क्या है? आपके पास एरर है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप ये सोच रहे होंगे कि bptr में हमने d का एड्रेस दे दिया तो फिर डिराइव्ड क्लास में तो फन बैठा है, एग्जीक्यूट होना चाहिए, लेकिन ये काम तो कब होगा? रन टाइम पे होगा। मैपिंग तो इसकी कब करने की कोशिश करेगा? वो कंपाइलेशन के टाइम पे करने की कोशिश करेगा, और कंपाइलेशन के टाइम पे सीधा बेस क्लास में जाके ढूंढेगा किसको? फन को। फन नहीं मिला तो ये क्या है? एरर है। तो आप इस टाइप की गलतियों से बचे, ऐसा आप ना करें। तो ये वाला जो वर्चुअल फंक्शन वाला जो कंसेप्ट है, ठीक है, उसका इंपॉर्टेंस तभी है जब आप बेस क्लास का पॉइंटर बना रहे हो। उसी केस में अगर आप बेस क्लास का पॉइंटर नहीं बना रहे हो, आप बेस क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस करने की कोशिश करो, बेस वाला एग्जीक्यूट होगा। डी क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो डिराइव्ड क्लास का, तो डिराइव्ड वाला वर्जन ही चलेगा। किसी भी तरह का आपको इंपॉर्टेंस नजर नहीं आएगा अनटिल एंड अनलेस आप बेस क्लास का पॉइंटर वेरिएबल बना के उसमें डिराइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट का एड्रेस स्टोर नहीं करवा देते हो तब तक। उम्मीद करता हूं वर्चुअल फंक्शन वाला कंसेप्ट अब आपको समझ में आ गया होगा। ये और पिछले वाला कोड आप दोनों को इंप्लीमेंट करके देखिएगा, ठीक है। ये सारा का सारा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। अब हमें जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास पढ़ना है, और C++ में एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाने के लिए कोई एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड नहीं होता है जावा की तरह।
C++ की क्लास एब्स्ट्रैक्ट तभी मानी जाती है जब उसमें कम से कम एक प्योर वर्चुअल फंक्शन होता है। और प्योर वर्चुअल फंक्शन क्या होता है? एक डू नथिंग फंक्शन। और डू नथिंग फंक्शन वो होता है जिसके क्लास की जिस फंक्शन की बॉडी ना हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पर? डू नथिंग फंक्शन। और डू नथिंग फंक्शन यहाँ पर प्योर वर्चुअल फंक्शन कहलाता है। और जिस क्लास के अंदर वो बैठा होता है उस क्लास को हम क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट क्लास बोलते हैं। अब एब्स्ट्रैक्ट क्लास का क्या यूज है, क्यों बनाते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें हम आगे वाले क्लास में देखने की कोशिश करेंगे। जाते जाते एक बात और ध्यान रखना कि वर्चुअल फंक्शन कभी भी स्टैटिक नहीं हो सकते। और इतना पढ़ने के बाद आपको ये बात तो समझ में आई गई होगी कि स्टैटिक क्यों नहीं होना चाहिए। भाई जब तक वो इंस्टेंस मेंबर नहीं होगा तब तक इतना ये रायता फैलेगा ही नहीं, ठीक है। तो अगर ये रायता फैलाना है तो उसको इंस्टेंस मेंबर रखना पड़ेगा। और अगर आपने इंस्टेंस मेंबर रखा है तो फिर वो कभी भी स्टैटिक नहीं हो सकता। दूसरी बात जो आपको याद रखनी है वो ये रखनी है कि वर्चुअल फंक्शन फ्रेंड फंक्शन भी हो सकता है, या मैं यूं कहूं कि वर्चुअल फंक्शन किसी दूसरी क्लास का फ्रेंड भी हो सकता है। उम्मीद करता हूं कि पिछले वाले क्लासेस में आपने फ्रेंड फंक्शन वाला जो कंसेप्ट है उसको अच्छे से पढ़ा हुआ होगा। तो फ्रेंड फंक्शन कैसे बनते हैं, उसका इंपॉर्टेंस क्या होता है, ठीक है, तो वहां से फिर आपको इसका फ्रेंड होने का नेचर भी समझ में आ जाएगा। बस दो बातें आपको याद रखनी कि वर्चुअल फंक्शन कभी भी स्टैटिक नहीं हो सकता है और वर्चुअल फंक्शन फ्रेंड हो सकता है, ठीक है, ये दो बातें आप ध्यान रखिएगा।